हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जितने मेरे व्यापम सब इंजीनियर के दोस्त हैं उन सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज इस लेक्चर के अंदर एक नया सब्जेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था व्यापम सब इंजीनियर का, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोग 40 से 45 दिन के अंदर आपको एक कंप्लीट कोर्स करवाने वाले थे। मुझे खेद है इस बात का कि वो अपन शेड्यूल थोड़ा उस पर डिले कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण है, उसका थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, किसी दिन इस पर बात करेंगे। आपकी काफ़ी सारी शिकायतें थी हमसे, हम इस बात के लिए आपसे विनम्र भाव से हमें इस बात का खेद है, ठीक है। बट आप टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन के अंदर सारी चीज़ें रेगुलर वे के अंदर आ जाएंगी और जितना छूटा हुआ पोर्शन है इन एक दो दिन के अंदर जो चीज़ हम लोग नहीं करवा पाए हैं उनको अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आज से अपन ये सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करने वाले हैं। दो सब्जेक्ट ऑलरेडी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक अपना फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, दूसरा क्यूएससी चल रही है, ठीक है। उनको आप रेगुलर वॉच कीजिए। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज इस लेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो डिस्कस कर लेंगे। कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप जैसे व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमारा जो क्रैश कोर्स बैच है ये डायरेक्टली जो फोकस्ड है दो एग्जाम्स को लेकर के, पहला तो व्यापम सब इंजीनियर को, दूसरा आपका राजस्थान जेई को, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वेटेज की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज है वो व्यापम सब इंजीनियर के अंदर लगभग 5 से 7 नंबरों का रहता है। मतलब 5 से 7 नंबर, 5 से 7% का वेटेज है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें अपन राजस्थान जेई के अंदर, तो राजस्थान जेई के अंदर भी 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आपके जो 80 नंबर के आपका टेक्निकल पोर्सन है वहाँ से आप 7 से 8 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लगभग 8 से 9% या 10% का वेटेज वहाँ भी सोम का है, ठीक है। तो लगभग सोम का एक अच्छा खासा वेटेज है। अब ये चूँकि व्यापम के अंदर घटता बढ़ता रहता है ना, हर साल के वेरी करता है, क्या पता इस साल बढ़ जाए। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। एसएससी जी के अंदर तो काफ़ी वेटेज रखता है 10 से 11 नंबर का। तो इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में अपन आज इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे। ये मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इसको देखो, जो आपको ये शॉर्ट नोट दिखाई दे रहा है, इसका पीडीएफ लेने के बाद भी आपको आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठो यार, ताकि जो चीज़ें मैं बोलूँगा, जैसे कुछ चीज़ें इस पर एक्सप्लेन्ड नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा समझाऊंगा वो चीज़ें आप नोट करते जाओ, ठीक है। इसके बाद उसको मैच करके आप पढ़ पाओ, ठीक है, ताकि आप इसको जो अपनी भाषा में लिखो वो आपको समझ में आ पाए। मुद्दे की बात ये है, बहुत शानदार कंटेंट है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा क्वेश्चंस की। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो अभी रेगुलर वे के अंदर जो वीडियो जा रही है, सोम का एक वीडियो आपको पर डे मिलेगा इसी फॉर्म के अंदर। मैं कुछ दिनों के बाद अभी कैमरा पर भी अपन आएंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह अपन डायरेक्ट कैमरे पर नहीं आ रहे हैं, आएंगे। अभी सब्र कीजिए, अभी यहीं से तैयारी को यहीं से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये है सोम का पहला लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या बेसिक बता दूं आपको, मेरा मन करना है बता देता हूँ, ठीक है। 1 घंटे के अंदर होगा ये लेक्चर, पर थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। भाई साहब, सोम के अंदर करते क्या हैं, पहले तो ये बता दो, सोम के अंदर करते क्या हैं। तो देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक दूसरा नाम आपने सुना होगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझ लीजिए। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसके अंदर हम किसी बॉडी को लेते हैं, ठीक है, कोई बॉडी को लेते हैं और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, ठीक है। उस बल के कारण उस बॉडी पर क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, उस बल के कारण उस बॉडी पर क्या चेंज हो रहा है। 2 प्रकार के चेंज हो सकते हैं बॉडी के अंदर। या तो ये बॉडी आपकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब इसकी डायमेंशन में कुछ चेंज आ जाएगा, या तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्या इफेक्ट आ रहा है उसको पढ़ते हैं अपन मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और उस फोर्स के कारण उस बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा, डिस्प्लेस हुआ या डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि उसकी शेप साइज में चेंज हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से खिसक के थोड़ी दूर पे चला गया, ठीक है। तो उसकी अध्ययन करते हैं अपन, उसकी स्टडी करते हैं किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। देखो, मेरे समझाने का तरीका होगा हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर समझाऊंगा। जो आपको नोट्स मिलेंगे पूरी इंग्लिश के अंदर है, तो आप घबराइएगा नहीं, एक बार समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपकी समझ में जरूर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो होती है मोटी मोटी बात मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स आप स्ट्रक्चर के अंदर कैसे करते हैं? तो देखो यार, मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी कि यार मोटी मोटी बात बॉडी की कर रहे हो भाई, आप बता दो, बॉडी की बात कर रहे हो कि बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो मोटी बाटी बात ये बताओ, ये बॉडी होती कितने प्रकार की है, ठीक है। ये बॉडी कितने प्रकार की होती है? तो देखो, ये बॉडी होती है 2 प्रकार की, एक होती है डिफॉर्मेबल बॉडी, एक होती है रिजिड बॉडी, ठीक है। ये जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है जो चीज़ रिजिड हो।
आप फोर्स लगा लगा के मर जाओ, परेशान हो जाओ, त्रस्त हो जाओ, बॉडी की डायमेंशन में परिवर्तन नहीं होगा साहब। ठीक है, जैसे अगर बोल दिए कि बॉडी आपकी इस साइज की, आप इस पर कितना भी फोर्स लगा दो पर ये इसकी डायमेंशन नहीं बदलेगी, इसकी शेप साइज में परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। भैया खिसक टूट फूट नहीं रही है, बदल नहीं रही, तो क्या होगा? अपनी जगह से खिसक जाएगी, लगाओगे यहाँ पे आ गई, तो मतलब रिजिड बॉडी के केस में डिस्प्लेसमेंट अलाउ होता है। ठीक है, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट आ जाती है बॉडी में। इसको अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? तो इसके अंदर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा डिप्लोमा वालों ने, बीटेक वाले ने इसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके पढ़ा होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके इसका नाम दिया होगा, इसको पढ़ा होगा आपने। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके, तो उसी के अंदर अपन पढ़ते हैं किसके अंदर? रिजिड बॉडी का केस। दूसरी होती है डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन अलाउ है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, बॉडी आपकी खिसकेगी नहीं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लेता हूँ आपका कुछ भी बॉडी मतलब ऐसा मत समझना कि कोई बाहर से बॉडी ला रहे हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग बॉडी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके अंदर आपका मान लो आपने कॉलम बनाया तो कॉलम एक बॉडी हो गई। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ले लेंगे, आपने बीम बनाया तो बीम एक बॉडी होगी, ऐसे भी कोई बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यार आपकी ये एक बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगाए तो फोर्स के कारण बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। फोर्स ज़्यादा कर दोगे, बीम की जो आपकी बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि हर चीज़ की एक स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? तो जिस पार्टिकल से वो मिलकर बॉडी बनी होती है उसके बीच एक कोहेजिव फोर्स लग रहा होगा, ससंजन बल लग रहा होगा, उसके कारण आई होगी, या फ्रिक्शन कारण आई होगी, उस कारण स्ट्रेंथ आती है। तो यदि आपने फोर्स उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लगा दिया तो बॉडी फेल हो जाएगी। तो उसके कम है तो स्ट्रेंथ यदि ज़्यादा है, बॉडी पे फोर्स कम है तो बॉडी मजबूत तरीके से खड़ी रहेगी। यही चीज़ चेक करते हैं कि बॉडी फेल हो रही है कि नहीं हो रही है। डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में, डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब बॉडी में डिफॉर्मेशन अलाउ है, डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं है। इसको पढ़ते हैं अपन सोम के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं भाई? सोम के अंदर। एक मोटी मोटी आपको इंट्रो दिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, अपन सारी चीज़ें थोड़ा सा मेरी एक समझाऊंगा, सारी चीज़ें कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगा, बस थोड़े से तेज़ गति से समझाऊंगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आप लोग थोड़ा सा आराम से समझिएगा, ये ज़्यादा लगे तो स्पीड स्लो कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अपने दिल दिमाग सब कुछ खोल के बैठिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बात कर रहे थे भाई? सोम के अंदर बात कर रहे थे डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करेंगे। कोई बॉडी लेंगे जिसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा। मैं सोम में आपसे कहीं नहीं बोलूँगा कि साहब आपकी कोई बॉडी, आपका कोई बीम इतने मीटर डिस्प्लेस हो गया या इतने पर मीटर वेलोसिटी से भाग रहा है, नहीं बोलूँगा मैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिफॉर्मेशन बोलूँगा कि आपकी बीम इतने डिफॉर्म हो गई, या डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, ये चीज़ें बोलूँगा। तो इसको पढ़ते हैं अपन सोम के अंदर। आगे बात समझ में? सोम एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर फोर्स को अप्लाई करेंगे और उस फोर्स के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। आगे बात समझ में? आई थिंक आ गई होगी। आगे चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है साहब? फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, लेकिन ये नहीं होता एक्चुअली में, होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? आप यदि किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी ऐसे आसानी से थोड़ी सहेगी, नहीं सहेगी ना, क्योंकि उसकी भी कुछ स्ट्रेंथ है। आप यदि किसी को धक्का दोगे तो भाई साहब वो धक्के से खिसक नहीं जाएगा, तो क्या होगा? वो भी आपके फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा, है ना, आपके फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा, जिसे अपन कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर उसी को आप पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर देते हो तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस या प्रतिबल बोलते हैं हिंदी के अंदर। भाई अब चूंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक प्रकार का फोर्स ही है, आपके फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है ना, तो फोर्स हुआ, उसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन। अगर पर यूनिट एरिया की बात करें तो ये लेते हैं अपन मीटर स्क्वायर के अंदर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, इसको बोलते हैं अपन पास्कल। और 10 के घाते 6 पास्कल की वैल्यू होती है 1 मेगा पास्कल के बराबर। ठीक है, 10 के घाते 6 पास्कल को अपन क्या बोलते हैं? 1 मेगा पास्कल बोलते हैं। और 1 मेगा पास्कल को अगर अपन mm के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 मेगा पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट से साहब याद रखिएगा, कुछ और यूनिट याद रखिएगा। 10 के घाते 3 MPa, ठीक है, 10 के घाते 3 मेगा पास्कल बराबर होता है आपका 1 गीगा पास्कल। जैसे कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ, इनको आपको नोट करनी है, ठीक है, जो चीज़ें नोट्स के अंदर नहीं मिल रही हैं। और ठीक है, क्या होता है 1 गीगा पास्कल, 1 GPa बोलते हैं इसको, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा जाता है। 10 के घाते 3 मेगा पास्कल बराबर 1 गीगा पास्कल। आगे चलते हैं, ठीक है, ये 3 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस की। ठीक है, और एक चीज़ क्या है भाई आपकी स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला कि बॉडी तो लेनी है अपने को, बॉडी के अंदर फोर्स लगाना है। चलिए मैं कोई बॉडी ले लेता हूँ आपके सामने, ये साहब ये मैंने ले ली कोई बॉडी, इस पे मैंने लगा दिया टेंसाइल फोर्स, लगा दिया ना, बोलो लगा दिया कि नहीं लगाया? यार लगा तो दिया, चलो ला लेता हूँ, मान लो पी लोडिंग लगाई। अब साहब शुरू में इसकी स्ट्रेंथ L थी, कितनी थी? L थी शुरू में। अब आप जब ने इसको फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ, अब इसको खींच रहे हो तो बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, डिफॉर्मेशन तो अलाउ है। अब हो गई है कितनी? L प्लस डेल L, कितनी बढ़ गई? तो आप बोलोगे साहब पहले L थी अब डेल L बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई आपकी? डेल L।
चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल एल। पहले लेंथ कितनी थी, एल, तो मतलब चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, यही रेशियो होता है आपका स्ट्रेन, क्या कहलाता है, स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, डेल अपॉन एल नॉट, ठीक है। अब बात करोगे इसकी यूनिट की, अब चूंकि चेंज इन लेंथ भी मीटर में लेते हैं, नीचे वाला भी मीटर में लेते हैं, दोनों मीटर से मीटर कैंसिल, तो बचा क्या, यूनिट रेस होती है, कोई यूनिट ही नहीं होती इसकी, ठीक है, क्या बोले, कोई यूनिट ही नहीं होती इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस की। स्ट्रेस की बात करें तो टाइप ऑफ स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, जनरली दो प्रकार के स्ट्रेस पढ़ते हैं अपन, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो जिस प्लेन पे लग रहा होगा वो स्ट्रेस उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, जैसे इस प्लेन पे लग रहा है तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की ओर लगेगा, उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ तो यदि प्लेन है तो इससे हमेशा चिपक के लगेगा, उसके पैरेलल लगेगा, ठीक है, प्लेन के पैरेलल लग रहा होगा उसको बोलेंगे अपन शियर स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस तीन प्रकार के लग सकता है आपका, एक तो होता है एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल मतलब यदि कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में तो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको दबा सकते हो, है ना, या तो उसको आप खींच सकते हो, या तो आप उसको खींच सकते हो या तो उसको आप दबा सकते हो, दो प्रकार के आप एक्सियल स्ट्रेस लगा सकते हो। एक्सिस की डायरेक्शन पे बोलो तो जैसे मान लेता हूँ आपकी ये बॉडी है, इसकी एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ठीक है, इसकी एक्सिस ऐसे पास हो रही है, तो इसकी एक्सिस की डायरेक्शन पे यदि आप इसको खींच रहे हो तो आपका टेंसाइल हो गया। अगर आप इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन में आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये आपका कंप्रेसिव नेचर का हो गया। दो प्रकार के एक्सियल स्ट्रेस लगा सकते हो आप, ओके भाई। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस कुछ नहीं, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग है पहले। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, कुछ नहीं, बेंडिंग जो इंटरस्ट्रेस होता है ये बेंडिंग मूवमेंट के कारण जनरेट होता है। बेंडिंग मूवमेंट क्या है आगे बात करेंगे, चैप्टर सेपरेट है। बेंडिंग मूवमेंट के कारण जनरेट होता है, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट कारण बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर सब्जेक्टेड हो, जैसे मान लेता हूँ आपकी फुटिंग है, इसके ऊपर आपने कॉलम रख दिया, ठीक है, तो जहाँ पास एक कॉलम का सरफेस और ये फुटिंग का सरफेस मिल रहा है वहाँ पास एक प्रकार का कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये कॉलम के ऊपर एक्चुअली में हो क्या रहा है साहब, ये बताओ आप, कॉलम के ऊपर पूरी बीम का लोड आ रहा है, बीम के ऊपर पूरे स्लैब का लोड आ रहा है, और स्लैब के ऊपर आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा दादा दीदी जो भी रहते हो, आप रहते हो, आपकी दो चार बीबी, मान लो एक ही बीबी, ठीक है, जस्ट जोकिंग, जो भी रहते हो, तो इसका पूरा वजन आया बीम के ऊपर, बीम से सॉरी स्लैब के ऊपर, स्लैब के बाद आ गई आपकी बीम के ऊपर, बीम के बाद आ गई कॉलम, और कॉलम से थ्रू ट्रांसफर हो रही किसके ऊपर, बीम के ऊपर। तो एक प्रकार का बीम फुटिंग पर, जो आपकी कॉलम है फुटिंग पर कंप्रेसिव नेचर लगा रही है। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि यदि आप किसी पे कंप्रेसिव नेचर लगाओगे तो वो ऐसे तो आसानी से नहीं सह लेगी, आपके फोर्स को रजिस्ट करने के लिए वो भी एक कंप्रेसिव नेचर लगाएगी, और ये कंप्रेसिव जो फोर्स लगा रही है इसे कारण एक स्ट्रेस जनरेट होता है जिसे बोलते हैं अपन बियरिंग स्ट्रेस। आ गई बात समझ में, आ गई ना, समझिए ध्यान से, आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे साहब शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस आप लोग जानते हो, किसी प्लेन की यदि पैरेलल कोई स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, किसी प्लेन के पैरेलल, जैसे बात देता हूँ कि आपका प्लेन है, इसके पैरेलल यदि कोई फोर्स लग रहा है तो इसको बोलते हैं अपन शियर फोर्स, और इसके कारण एक स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, शियर स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्या होता है भैया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट होता है आपका शियर फोर्स के कारण, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट होता है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण, किसके कारण, ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण। क्या होता है भाई ट्विस्टिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, समझोगे क्या, चलो आप भी क्या याद करोगे, ठीक है, समझा ही देते हैं। क्या होता है देखो ट्विस्टिंग मूवमेंट, एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे ऐसे और ऐसे, मान लेते हैं कोई बीम का सेक्शन है, क्या होता है भाई फटाफट समझेंगे, ठीक है, जल्दी से। कोई बीम का सेक्शन है, यहाँ पे मान लेता हूँ कोई एक पार्टिकल, इस पे स्ट्रेस की बात करता हूँ, ये कुछ लोडिंग मान लो ऐसे लगी हुई, ठीक है, ये एक्सटर्नल लोडिंग लगी है, इस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण इस पार्टिकल पे क्या स्ट्रेस आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो देख लेता हूँ, इस पार्टिकल पर कुल मिला करके 6 प्रकार का स्ट्रेस आता है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले तो एफ एक्स फोर्स आता है, एक वाई डायरेक्शन में एफ वाई आता है, और जेड डायरेक्शन में एफ जेड आता है। एक्स डायरेक्शन में एक मूवमेंट आता है आपका एम एक्स, वाई डायरेक्शन में एक मूवमेंट आता है आपका एम वाई, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यदि आपको आपकी इन खूबसूरत आंखों से आप नहीं देख पा रहे हो तो मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। एम वाई आता है, और जेड डायरेक्शन में एक मूवमेंट आता है एम जेड। तो आप समझ गए होगे एफ एक्स एम एक्स, और ये एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एम एक्स एम वाई और एफ जेड, कुल मिला के 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग्स जनरेट होती हैं किसी पॉइंट पर जब आप उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। तो मैंने एक बॉडी ले ली है, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके हर एक पार्टिकल पर ये 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग्स जनरेट हुई होगी, ठीक है। अब इन इंटरनल लोडिंग्स के कारण अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस आते हैं, जैसे ये बोल देता हूँ ये एफ एक्स के कारण आपका एक्सेल स्ट्रेस आता है, ठीक है। ये जो आपका एफ वाई और एफ जेड के कारण आपके शियर स्ट्रेस आते हैं, ठीक है, ये शियर फोर्स है इनके कारण शियर स्ट्रेस आते हैं। जो आपका एम एक्स है इसके कारण आता है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट, और इसी के कारण एक प्रकार का जनरेट होता है आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो आपकी एम वाई और एम जेड हैं ये होते हैं आपके बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, इनके कारण आते हैं आपके बेंडिंग मूवमेंट, और इसी बेंडिंग मूवमेंट का कारण जनरेट होता है आपका क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। पढ़े ना बेंडिंग स्ट्रेस,
जनरेट होता है बेंडिंग स्ट्रेस। मेरी बातों पे आप ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, और बातों पे ध्यान दे करके आप ये ड्राइंग बनाइएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, थोड़ी मेरी स्पीड मेरे को भी पता है ज़्यादा है, पर क्या करूँ, मेरे पास भी टाइम की थोड़ी सी लिमिटेड सीमा है, तो मेरे को किसी के अंदर आपको ये करवाना भी है, ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया तो रिपीट करके आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, स्ट्रेस टेंसर की बात करते हैं। देखो दोस्त, स्ट्रेस टेंसर क्या है। स्ट्रेस टेंसर, आपने 3 प्रकार की क्वांटिटी पढ़ी होगी, बोलो क्या? तो पढ़ा होगा पहला अदिश राशि, इंग्लिश वाले समझ लेना स्केलर क्वांटिटी, क्या भाई, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने सदिश राशि, इंग्लिश वाले समझ लेना वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरी होती है आपकी टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है भाई? टेंसर। अब इसकी हिंदी मत पूछना, मेरे को नहीं पता। ठीक है, क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी। शायद इसकी हिंदी भी टेंसर ही होती है। ठीक है, टेंसर होती है ऐसे, टेंसर क्वांटिटी। 3 प्रकार की क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या क्या? स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, मतलब केवल परिमाण की आवश्यकता है किसी को व्यक्त करने के लिए। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, 2 चीज़ें चाहिए साहब। बात सही है क्या? नहीं, बोलो ना, बात सही है कि नहीं? ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तीसरी चीज़ क्या है आपकी? तीसरी चीज़ है आपकी टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में आपको डायरेक्शन भी चाहिए, और यदि आपको उसमें प्लेन भी बताना पड़े, ध्यान से सुनना, क्या? प्लेन, एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, क्या? प्लेन भी दिखाना पड़े। जैसे स्ट्रेस के केस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, और किस प्लेन में लग रहा है साहब ये बताओ, तभी पता चलेगा कि ये कौन सा स्ट्रेस है। ठीक है, कौन से प्लेन पे लग रहा है, तो ये प्लेन भी वहाँ पे चाहिए होता है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्ट्रेस एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटी है। अगर कोई पूछे तो बता देना कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। तो इसी केस में अपन जो इंटरनल लोडिंग्स मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, ये जो इंटरनल लोडिंग्स मैंने आपको दिखाई थी, इसके बेस पर अपन एक इसकी टेंसर बनाते हैं। ठीक है, 3D के अंदर कि किस तरीके से रखेंगे। जैसे मान लेता हूँ आपके सामने एक 3D फिगर बना हुआ है। ठीक है, आपके सामने एक 3D फिगर बना हुआ है। इस 3D फिगर के अंदर इसकी ये वाली जो प्लेन है, ठीक है, ये वाली इसकी पॉजिटिव एक्स प्लेन है, ये वाली इसकी पॉजिटिव वाई प्लेन है। ठीक है, ये वाली इसकी पॉजिटिव आपकी वाई प्लेन है, ये वाली आपकी निगेटिव वाली है। ठीक है, और ये वाली आपकी निगेटिव वाई एक्स प्लेन है। इसी तरह आप जेड प्लेन पे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं। आपके एक्स डायरेक्शन में आपका सिग्मा एक्स लग रहा होगा, वाई डायरेक्शन में आपका टाउ एक्स वाई लग रहा होगा। टाउ यहाँ पर शियर स्ट्रेस है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो एक्स है, टाउ तो शियर स्ट्रेस हो गया, टाउ के बगल में जो एक्स लिखा है फिर वाई लिखा है, तो एक्स शो करता है प्लेन को। ठीक है, पहला वाला शो करता है प्लेन को, दूसरा वाला शो करता है डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड तो टाउ का है ही, तो तीनों चीज़ें आ गई ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, ऐसा सबके केस में होगा। जैसे इसमें बात करूं तो ये वाला क्या है, टाउ वाई एक्स लिखा है, तो टाउ वाई एक्स, तो पहला क्या हो गया, ये वाई प्लेन शो कर रहा है और एक्स इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। देख लो इसकी डायरेक्शन ऐसे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ना, टाउ वाई एक्स उधरी तरफ है, इधर की तरफ है, तो इधर साइड क्या होगा, डायरेक्शन तो इसकी एक्स है, प्लेन वाई है और टाउ लगा है, तो टाउ वाई एक्स हो गया। ऐसे है ये। ठीक है, तो इसको स्ट्रेस टेंसर में आपको डायरेक्टली याद रखना, इस तरीके से शो करते हैं ये चीज़ शो करता है प्लेन को, ये चीज़ शो करता है डायरेक्शन को। तो इसके अंदर अपना लिखना है एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, वाई में कौन सा है, जेड में कौन सा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये वाला लिखना है आपकी एक्स प्लेन में कौन सा है, वाई प्लेन में कौन सा और जेड प्लेन में कौन सा है। तो उसके हिसाब से हमने लिख दिया है। ठीक है, कैसे? सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स वाई, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको सबको आपको डायरेक्टली याद रखना है, समझ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे बोला कि एक्स डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, तो सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्स इसी प्लेन पे, ठीक है, इसी प्लेन पर वाई डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में आपका टाउ एक्स वाई लग रहा है। फिर इसी प्लेन पे जेड डायरेक्शन में टाउ एक्स जेड। फिर इस तरह से वाई प्लेन की बात करें तो क्या, वाई प्लेन के अंदर टाउ वाई एक्स लग रहा है पहले एक्स डायरेक्शन में, है ना। इसमें आपको सिर्फ वही वाले लिखने जो एक्स डायरेक्शन में हो, और इसमें लिखने हैं इस तरीके वाले लिखने हैं प्लेन वाले में। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ठीक है, इसके बाद फिर आपका वाई डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, तो टाउ जेड सिग्मा वाई वाई, फिर जेड डायरेक्शन में ये वाला हो गया। फिर इस तरह से मैंने जेड वाला नहीं बनाया, ऐसे बना सकते हो जेड वाला भी। ठीक है, जेड वाला भी यहाँ पे आएगा जेड वाला, क्लियर। तो जेड वाले में क्या आएगा, सबसे पहले जेड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ठीक है, सॉरी एक्स डायरेक्शन में जेड का कंपोनेंट कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा होगा टाउ जेड एक्स, तो टाउ जेड एक्स लिख गया। फिर वाई डायरेक्शन में कौन सा लग रहा होगा, तो टाउ जेड वाई लग रहा होगा, तो टाउ जेड वाई। फिर इसके बाद जेड डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, तो सिग्मा जेड जेड लग रहा होगा, तो सिग्मा जेड जेड। इस तरीके से लिखते हैं अपन, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं 2D के अंदर। 2D के अंदर तो भाई 4 ही कंपोनेंट होंगे। 2D की बात करें तो ये होगा, ठीक है, और ये होगा, और इसकी बात करें तो ये होगा, इसकी बात करें तो ये होगा, इसकी बात करें तो ये होगा। इस तरीके से बनाते हैं 2D के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, केवल टाउ एक्स वाई है, यहाँ पे टाउ वाई एक्स है, और ये सिग्मा वाई है, और ये आपका सिग्मा एक्स है। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या, ये लो सिग्मा एक्स है, और ये आपका सिग्मा वाई है। तो इसके अंदर केवल 4 ही कंपोनेंट है ना, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, और टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स है। ये टाउ वाई एक्स है, और ये आपका
टाउ एक्स वाई है। तो 1 2 3 केवल 4 कंपोनेंट है ना, इधर आपका सिग्मा वाई है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स पहले एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो सिग्मा एक्स, एक्स प्लेन पर वाई डायरेक्शन में कौन सा है तो टाउ एक्स वाई। फिर वाई प्लेन पे चलते हैं, ठीक है, वाई प्लेन पे चलते हैं। तो वाई प्लेन के अंदर आपका, ठीक है, वाई प्लेन के अंदर एक्स डायरेक्शन पे, वाई प्लेन के अंदर एक्स डायरेक्शन में टाउ वाई एक्स है और वाई प्लेन के अंदर आपका वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई वाई है। तो इस तरीके से मतलब पहले के अंदर आपको एक्स डायरेक्शन, दूसरे और मतलब इधर साइड वाले आपके एक्स डायरेक्शन शो कर रही है, ये वाला वाई डायरेक्शन, इधर साइड वाला आपका ये एक्स प्लेन शो कर रहा है और ये आपका वाई प्लेन शो कर रहा है। इस तरीके से आपको स्ट्रेस टेंसर लिखना है, ठीक है। काफ़ी टाइम मैंने दे दिया इस पे, वैसे अब तो आ ही गया होगा समझ में। इसके बाद बात करूँ क्या है, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि 3D के अंदर स्ट्रेस टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए होगा। तो आपको 6 देखो है तो 9, आपको यहाँ पे 9 दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपको 9 दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे क्या कॉमन है आपका, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, ठीक है, और ऐसे टाउ जेड वाई होगा कहीं पे, ठीक है, ये टाउ जेड वाई और एक टाउ जेड एक्स और एक टाउ एक्स जेड, ये 3 कॉमन हो गए ना, तो 3 तो कट जाएंगे, मतलब टोटल 9 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचा 6। तो मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 6 चाहिए होंगे, ठीक है, 6 कंपोनेंट। 2D के अंदर ऐसे होता है, 2D के अंदर कितने कॉमन होते हैं भाई, 2D के अंदर देखेंगे अपन तो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों कॉमन है ना, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, तो कितने चाहिए, ये दोनों कॉमन है तो एक ही लिखेंगे इसको, और ये सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई, मतलब 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 3। तो 2D के अंदर कितने चाहिए 3, ठीक है, थोड़ा सा गहरा कुछ नहीं है, बस जस्ट याद रखना है, आ सकते हैं यहाँ से। इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेसेस इन अपोजिट साइडेड, जैसे मैं बात करता हूँ एक 2D के अंदर प्लेन शियर कंडीशन लेते हैं अपन, प्लेन शियर कंडीशन दोस्तों जो ठंडा मत होने देना, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, समझिएगा ध्यान से मेरी बातों को, एक मैं 2D प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ले रहा हूँ, प्लेन स्ट्रेस मतलब सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, ठीक है, प्लेन प्योर शियर कंडीशन, सॉरी। तो अगर सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है तो इसमें बात करूँ कि ये जो अपोजिट फेसेस में शियर स्ट्रेस लग रहे हैं, जैसे टाउ एक्स वाई इधर लग रहा है, टाउ एक्स डैश वाई लग रहा है, ठीक है, अपोजिट फेसेस में, तो हमेशा मान लेते हैं अपन कि जैसे आपका ये एक्स पॉजिटिव एक्स प्लेन है और ये आपका निगेटिव एक्स प्लेन है, तो इन दोनों में जो शियर स्ट्रेस होंगे वो इक्वल होते हैं। तो ये कैसे पता चला साहब कि इक्वल है, कैसे पता चला, तो ये चलता है हमको फोर्स इक्विलिब्रियम से। कैसे, फोर्स इक्विलिब्रियम से। अब अगर मैं बोल दूं कि साहब, भाई साहब, अगर मैं बोल दूं आपसे कि ये जो परपेंडिकुलर फेसेस है ना आपकी, परपेंडिकुलर फेसेस मतलब ये आपका एक तो पॉजिटिव एक्स प्लेन और दूसरा आपका ये पॉजिटिव वाई प्लेन, अब इन दोनों में जो है टाउ वाई एक्स है और टाउ एक्स वाई, ये दोनों भी इक्वल हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि टाउ वाई एक्स बराबर टाउ एक्स वाई भी इक्वल है, तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो उसको बोलते हैं अपन मोमेंट इक्विलिब्रियम। कौन सा, मोमेंट इक्विलिब्रियम, बस दो नाम याद रखना है। अपोजिट फेसेस में कैसे इक्वल होते हैं, बाई फोर्स इक्विलिब्रियम, और ठीक है, बाई फोर्स इक्विलिब्रियम, और परपेंडिकुलर फेसेस में मोमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। तो अगर पॉजिटिव शियर की मैं बात करूँ कि पॉजिटिव शियर का साइन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये वाला तो आपका पॉजिटिव प्लेन है और ये वाला आपका पॉजिटिव वाई प्लेन है, ये वाला आपका निगेटिव एक्स प्लेन है और आपका निगेटिव वाई प्लेन है। तो आपको क्या देखना है, ये वाली हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली आपको निगेटिव लेनी है। तो जहाँ पे दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दो निगेटिव, तो इसमें देख रहे हैं अपन, देखो इसके अंदर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो पहला तो लिखते हैं प्लेन का, तो प्लेन हो गया, तो पॉजिटिव प्लेन है। दूसरा ऊपर की तरफ मतलब डायरेक्शन भी प्लान, मतलब दोनों पॉजिटिव, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं, थोड़ा अच्छे समझते हैं। जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो मतलब एक तो पहला पॉजिटिव प्लेन, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव। इसके अंदर बात करें पॉजिटिव वाई प्लेन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव। इसकी बात करें तो निगेटिव वाई प्लेन, निगेटिव डायरेक्शन, मतलब जोड़े सही से ना, निगेटिव को जोड़ा है, पॉजिटिव को जोड़ा है ना यहाँ पे। तो इस तरीके का जो शेयर होता है पॉजिटिव शेयर होता है। अगर इसके कुछ विपरीत हो जाए, जैसे मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। अब इसके अंदर बात करो, देखो ये तो पॉजिटिव प्लेन है, क्या हो गया, हाँ पॉजिटिव प्लेन है लेकिन डायरेक्शन निगेटिव, तो जोड़ा गड़बड़, बात सही क्या, जोड़ा गड़बड़ ना, गड़बड़ हुआ ना, अरे यार, हाँ ठीक है, जोड़ा गड़बड़ हुआ ना। इसकी बात करते हैं, इसमें देखो पॉजिटिव प्लेन है, निगेटिव डायरेक्शन, गड़बड़ हो गया, प्लस प्लस होना चाहिए तो पॉजिटिव होता है। अब तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके का शेयर क्या होता है, पॉजिटिव शेयर, इसके विपरीत कुछ भी है, सारा कुछ निगेटिव है। आगे चलेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट 3D, जो अपन बात कर रहे थे, अपन कितने चाहिए, 9 चाहिए, सॉरी 9 होते हैं, 3 तो कॉमन है, इसलिए कितने चाहिए, 6 चाहिए। ऐसे 2D के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन 2D, ये सब इतने का मतलब जो लिखा ना मैंने, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, बस इसकी जगह 2D लगा देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 होनी चाहिए। टोटल 4 होते हैं, एक माइनस कर देते हैं तो 3 लेते हैं, ठीक है। फ्री सरफेस किसको बोलते हैं, जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि फ्री सरफेस किसको बोलोगे आप, तो ऐसा सरफेस जहाँ पे शियर स्ट्रेस ना हो, क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस बोलेंगे, बिल्कुल। शियर स्ट्रेस से फ्री को फ्री सरफेस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन पहला आपके माइंड में आ गया, क्या होता है। देखो मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग मटेरियल के बारे में,
क्यों पढ़ रहे हैं मटेरियल? यार भाई साहब एक बात बताओ, मटेरियल के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को सोम के अंदर करना क्या है, कोई बॉडी लेनी है, उस पर फोर्स लगाना है। तो बॉडी किसकी लेनी है भाई? आप सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो वही ना बॉडी लोगे। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या बनाओगे आप? माइल्ड स्टील यूज करोगे, मतलब आयरन यूज करोगे, स्टील यूज करोगे, कंक्रीट यूज करोगे, है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसको निकालने के लिए अपन लोग उसकी और कई सारी प्रॉपर्टीज को या उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी स्ट्रेन को निकालने के लिए हम लोग उसको लेके जाते हैं यूटीएम के अंदर। क्या लेते हैं? यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर लेके जाते हैं और ऐसे फंसा देते हैं। ठीक है, कितना लंबा लेते हैं भाई? ये माइल्ड स्टील का टुकड़ा कितना लंबा लेते हैं? तो वो लेते हैं अपन, इसको बोलते हैं, जो जितना लंबा लेते हैं इसको बोलते हैं अपन गेज लेंथ। क्या बोलते हैं? गेज लेंथ। जितना लंबा लेते हैं उसको बोलते हैं अपन गेज लेंथ, और जाके यूटीएम के अंदर ऐसे फंसा देते हैं। ये जो फंसी हुई लेंथ होती है इसको बोलते हैं अपन ग्रिप लेंथ। क्या बोलते हैं भाई? ग्रिप लेंथ। जो फंसी हुई लेंथ रहती है इसको बोलते हैं अपन ग्रिप लेंथ। ठीक है, जो फंसी हुई लेंथ रहती है इसको बोलते हैं अपन ग्रिप लेंथ। ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं भाई? ग्रिप लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ग्रिप लेंथ। अच्छा, अब इसके बाद उसको अपन खींचना स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ कुछ ऐसा अपने को ग्राफ मिलता है। कैसे मिलता है ग्राफ? ऐसे। इसी को बोलते हैं अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अब देखिए, ये जो जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक जाता है, ये एक पॉइंट तक तो एकदम लीनियर मिलता है, एकदम सीधा मिलता है। इस ए पॉइंट को बोलते हैं प्रपोर्शनल लिमिट। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनल लिमिट। हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी पे लिखते जाना। ठीक है, प्रपोर्शनल लिमिट ए बिंदु तक। बी पॉइंट तक पहुँचने तक बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। और जो आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है ना, आपने हुक्स लॉ भी पढ़ेंगे अपन आगे, ये जो हुक्स लॉ वैलिड होता है इसी प्रोपोर्शनल लिमिट तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुक्स लॉ कौन से पॉइंट तक वैलिड होता है, तो आप क्या बताओगे? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। किस पॉइंट तक? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। दिमाग में अच्छे से बैठा लो, कहीं पे आपको डाउट समझ में आएगा, कहीं पे मिल भी जाएगा लिखा कि इलास्टिक लिमिट तक, पर गलत है। कहाँ पे होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब इलास्टिसिटी मटेरियल के अंदर यही पॉइंट तक होती है। क्या होती है इलास्टिसिटी बात करेंगे, लेकिन अभी इलास्टिसिटी समझ लीजिए कि ये बी पॉइंट तक होती है। सी बिंदु होता है इसका अपर यील्ड पॉइंट, मतलब यहाँ से यील्डिंग होनी स्टार्ट हो गई है, मटेरियल में डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया है, लेंथ में थोड़ा सा चेंज आपको इन खूबसूरत आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा। तो बोलोगे भैया क्या इधर ये बी पॉइंट तक नहीं हो रहा था? नहीं भैया मेरे, हो रहा था, बट इस पॉइंट तक ऐसा हो रहा था ना कि यदि आप यहाँ से भी फोर्स हटा दोगे ना, तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है कि यदि आपने फोर्स लगाया ना और कुछ जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है, यदि आप फोर्स हटा दोगे तो रीगेन हो जाएगा वापस रबड़ की तरह। रबड़ की खींचो, छोड़ दो तो फिर वैसे हो जाता ना, वैसे हो जाएगा इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन सी पॉइंट के बाद ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा डी पॉइंट क्या होता है आपका? डी होता है लोअर यील्ड पॉइंट, मतलब यहाँ से भी यील्डिंग स्टार्ट हो गई। ये जो डी रीजन होता है इसको बोलते हैं अपन प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ से अब आपको जो भी स्ट्रेन मिलेगी एक प्रकार का प्लास्टिक स्ट्रेन होगा, तो अब आप वो वापस रिगेन नहीं होने वाला। ठीक है, ईएफ होता है इसका क्या? नेकिंग जोन। क्या होता है भाई? अब ये फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। नेकिंग मतलब वो नेक बन जाएंगे, गला पतला हो जाएगा खींचोगे। जैसे आपको माइल्ड स्टील है ना, ऐसे माइल्ड स्टील इसको खींच रहे हो तो कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, जैसे ऐसा ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे गला इसको पतला हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन नेकिंग। तो ये जो आपका ईएफ होता है नेकिंग जोन होता है। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये जो आपका ईएफ है ना, ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। क्या है? सॉरी स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। क्या है आपका? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। क्या भाई आपका? ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। एफ आपका अल्टीमेट पॉइंट है। एफ यहाँ पास आपको मैक्सिमम स्ट्रेस प्राप्त होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस एफ पॉइंट पर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ये लो, एफ पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस प्राप्त होगा। एफ जी आपका नेकिंग पॉइंट, एफ जी आपका नेकिंग पॉइंट है। ईएफ आपका कौन सा है? ईएफ आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है। ईएफ आपका नेकिंग पॉइंट है और जी आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। क्या है? जी पे जाकर के फाइनली फेल हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको स्ट्रेन की वैल्यू याद रखनी कि स्ट्रेन कितना कितना होता है। ठीक है, तो देखो लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है 0.12% होता है। कितना? याद रखिएगा, डायरेक्ट 0.12%। ठीक है, और जो आपका ई पॉइंट है, ठीक है, ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 0.12 से लेकर 0.18% तक होता है। ठीक है, 0.12 0.18 तक। जो आपका एफ पॉइंट है, मतलब पूछ दे कि अल्टीमेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना आ जाता है, तो आपको याद रखना है 10 से 15% तक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद फेलियर तक फाइनली 20 से 30% तक स्ट्रेन आ जाता है। सेम चीज़ अगर कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट के यदि आप बनाओगे तो इसका थोड़ा सा उल्टा बनता है, इस तरीके से इधर जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे थीटा होगा, जैसे यहाँ पास थीटा क्या दिखाता है? इस लाइन का स्लोप दिखाता है। वैसे अगर इधर की बात करें तो फाई इस लाइन का स्लोप दिखाता है। ठीक है, और जो थीटा होता है, ठीक है, थीटा बराबर होता है फाई के। ठीक है, थीटा बराबर होता है फाई के, मतलब अब ये थीटा क्या होता है एक्चुअली में? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को दिखाता है। ठीक है, मटेरियल की प्रत्यास्थता नहीं बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को दिखाता है, और ये आपका कंप्रेशन और टेंशन दोनों के केस में इक्वल होता है। ठीक है, तो कंक्रीट के केस में भी और
कंक्रीट के केस में और माइल्ड स्टील के केस में, दोनों केस में आपका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई है, वो दोनों केस में इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है। आगे चलेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ पास कुछ और कर्व बने हुए हैं। ठीक है, कुछ और बने हुए हैं। ठीक है, कुछ और बने हुए हैं, समझिएगा इनको थोड़ा सा ध्यान से। कुछ और बने हुए हैं जैसे क्या, कुछ और जैसे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ और मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बने हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे अल्फाजों को समझिएगा। ठीक है, मेरे दिल के जो अल्फाज हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए आप। ये जो कुछ बने हुए, जैसे पहला वाला क्या है, ये गया सीधा, ये ऐसे निकल गया, इसको बोलते हैं प्योर आयरन का है ये। आगे चल के देखें तो ये जो बना हुआ है आपका माइल्ड स्टील का इस तरीके से, और इधर देखोगे तो H/ST बार का है, और इसके बाद देखोगे तो क्विस्ट आयरन का है। कहने का मतलब क्या है, देखो इनके अंदर हुआ क्या है ऐसा, इनकी स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा दिख रही है, इसमें क्या दिख रहे हैं अपन, स्ट्रेस देख रहे हैं, इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो देखो इसके अंदर आप देखोगे तो ये देखो जितना ज़्यादा ऊपर कर्व जा रहा है मतलब स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। तो क्विस्ट आयरन की सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होती है, क्विस्ट आयरन में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। स्ट्रेस मतलब क्या, एक प्रकार की स्ट्रेंथ है, तो ज़्यादा मिलती है पर mm² के बेस पे, पर ऐसा नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, स्ट्रेस आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनका आप एक चीज़ और देख रहे हो, इनका जो ये फेलियर का पॉइंट है ये पहले फेल हो जाएगा, ये थोड़ा सा जाके दूर फेल होगा। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा और जाके ये थोड़ा और ज़्यादा होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील सबसे ज़्यादा होता है, ये यहाँ पे जाके फेल होता है। क्लियर, तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इनका प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन मतलब फेल माइल्ड स्टील थोड़ा देर से होगा, है ना, टूटेगा थोड़ा देर से। H/ST की स्ट्रेंथ ज़्यादा लेकिन पहले टूट जाएगा, मतलब एक प्रकार की डक्टिलिटी कम हो जाती है, डक्टिलिटी खत्म हो जाती है, खत्म। अब ये डक्टिलिटी क्या सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे, समझ लीजिएगा कि स्ट्रेस की वैल्यू, कार्बन जितना ऐड करते जाएंगे, अपन ने किया क्या, प्योर आयरन के अंदर थोड़ा सा कार्बन मिलाया तो माइल्ड स्टील बना, माइल्ड स्टील के बाद थोड़ा और कार्बन मिलाया तो H/ST बना, फिर थोड़ा और मिलाया तो क्विस्ट आयरन बना। अब बोलोगे कार्बन क्यों मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि भाई जब आप लोहा निकालते थोड़ा मजबूत नहीं रहता ना, तो अपने को मजबूत चाहिए, अपने को मजबूती चाहिए, तो अपन कार्बन मिलाते हैं। कितना परसेंट साहब, भैया कितना परसेंट मिलाते हैं, तो देखो रोट आयरन जिसको अपन प्योर आयरन बोल रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ कुछ कार्बन रहता है, ये रहता है 0.08%, 0.08%। माइल्ड स्टील के अंदर ये पूछा जाता है साहब 0.12 से लेकर 0.23% तक, 0.12 से लेकर 0.23% तक। कास्ट आयरन के अंदर ये जो आपका बना हुआ है जिसको अपन H/ST बार भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं ये अलग चीज़ है, चूंकि H/ST बार अलग चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो H/ST बार के अंदर होता है 0.12 से लेकर 0.25 माइल्ड स्टील के अंदर हुआ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा या 1% के लगभग किसके अंदर होता है, H/ST के अंदर। कास्ट आयरन के अंदर होता है आपका 2 से लेकर 4% तक, और पिग आयरन के अंदर होता है आपका 4 से लेकर के 7% तक। आगे बात समझ में नहीं आई, नहीं बोलो नहीं आई, अरे यार ऐसे ना बोलो, आ गई होगी, ठीक है, इतने प्यार से समझाया मैंने। चलो आगे चलते हैं दोस्त। अब इसकी बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया स्लोप होता है एक्चुअली में, ठीक है, ये जो अपन बनाते हैं ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप यही होता है आपका थीटा, और इसी को अपन ई से भी डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एल्यूमिनियम की कितनी होती है, तो ये स्टील की बटे 3 होती है। कितनी, स्टील की जितनी होती है उसका 1/3 निकाल दो, एल्यूमिनियम की होती है। अब बोलोगे अब अपने तो स्टील का बताया नहीं कितना होता है, तो लिख लो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है, यूनिट याद रखना, न्यूटन पर mm², 2 × 10⁵ न्यूटन, और उसका अगर बटे 3 कर दोगे तो किसका मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का मिल जाएगा। अब एल्यूमिनियम की एक खास बात है कि एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे बनता है, पता ही नहीं है आपको किसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, आपको इसका पता ही नहीं कि यील्ड स्ट्रेंथ कितना है। अब बोलोगे यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ होती है जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट की। जैसे अपन यहाँ पे चलते हैं, यील्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई सी पॉइंट पे, लेकिन अपन इसकी यील्ड स्ट्रेंथ टी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पास से स्थिर है, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है। अपन सी पॉइंट पे लेंगे तो गिर रहा है, तो पता नहीं चलता ना कि कितनी वैल्यू लेनी है। डी पॉइंट पे लेते हैं जहाँ पे स्थिर हो जाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसी को अपन यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, और ये वैल्यू माइल्ड स्टील के केस में 250 होती है, ठीक है, ये वैल्यू माइल्ड स्टील के केस में 250 होती है। तो साहब आपको इसमें तो पता था यील्डिंग पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में माइल्ड स्टील के, तो निकाल दिया। एल्यूमिनियम का कैसे निकालोगे बताओ, बहुत होशियार हो ना, बताओ एल्यूमिनियम कैसे निकालोगे, क्योंकि उसमें तो आपको पता नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, ऐसे बनाते हैं, ये करते हैं, ये बना दिया। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक ऑफसेट डालते हैं, इस पॉइंट से एक ऑफसेट डालते हैं ऐसे, और 0.2% स्ट्रेन पे आते हैं, और इसके पैरेलल यहाँ से एक टेंजेंट डालते हैं, और 0.2% में इसके पैरेलल एक ऑफसेट लेते हैं, जहाँ पे कट कर देते हैं वहीं मान लेते हैं कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। सीधा सा जुगाड़, कहाँ मान ली, यहाँ पे, ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, जितनी भी होगी ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, समझ गए, ऐसे ही करते हैं, इसी को ऑफसेट मेथड बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो कुछ नहीं होती, यील्ड स्ट्रेस आउट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मैंने समझा दिया, माइल्ड स्टील केस में 250 हो रहा है, इसके बाद आप जितने पे वर्क करो 250 तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, पर अपन 250 के हिसाब से वर्क नहीं करते ना, कल को मान लो थोड़ा सा और लोड बढ़ गया, फिर तो टूट ही जाएगा,
है कि नहीं। तो अपन थोड़ा सा उसका अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। अंडर एस्टिमेट मतलब चलो 250 पे नहीं करते, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, मान लो 100, मान लो इसमें इसको लोडिंग अपन 200 दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 200। अपन मान लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ 250 में होकर के 200 है, तो भविष्य में यदि 250 भी आ गई तो सह लेगा, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस जो थोड़ा सा कम होती है, इसका रेशियो जो भी 1.2 1.3 जो भी आता है, ये क्या होती है? इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या होता है आपका फेलियर सरफेस? फेलियर सरफेस मतलब क्या है? आप यदि माइल्ड स्टील के केस में या डक्टाइल मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल केस में आप लोडिंग लगाओगे तो किस प्रकार से फेलियर प्लेन आपको मिलेगा, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। पहला चीज़ बात करेंगे डक्टाइल मटेरियल के केस में। डक्टाइल मटेरियल पहली चीज़ बताओ वीक किस में होता है? तो वीक इन शियर होता है। शियर दो प्रकार के पढ़े ना, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में वीक होता है आपका डक्टाइल मटेरियल। अब बोलोगे डक्टाइल मटेरियल क्या, बात करेंगे अभी, डक्टिलिटी पढ़ेंगे ना क्या होती है, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो कि जैसे माइल्ड स्टील हुआ ना, एक प्रकार का डक्टाइल मटेरियल है। वो मटेरियल जिससे आप खींचो तो तुरंत ना टूटे, थोड़ा फैले, फिर थोड़ा और फैले, फिर टूटे, ऐसा मटेरियल डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल क्या है? ब्रिटल मटेरियल जैसे थोड़ा सा धक्का लगे तुरंत टूट जाए, जैसे आपका दिल है। दिल क्या है? एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल है। ऐसा नहीं टूटता ना, थोड़ा सा फैले फिर थोड़ा और फैले, तुरंत टूटता है, ठक से टूटता है ना, छन से जो टूटा कोई, है ना, वैसे वाला हाल है। हाँ, तो दिल आपका एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल है, कांच भी एक प्रकार का ब्रिटल मटेरियल, कंक्रीट भी एक प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग में आपका ब्रिटल मटेरियल है। तो बाकी माइल्ड स्टील आपका डक्टाइल मटेरियल है, जो थोड़ा सा फैले टूटे, ठीक है। बात करते हैं वीक इन शियर, किसके अंदर वीक होता है भैया? शियर में वीक होता है साहब। किसके अंदर? शियर के अंदर वीक होता है, ठीक है। टेंशन टेस्ट करोगे अपन, अगर मान लो इस पर टेंशन लोडिंग लगाओगे तो फेलियर कैसा होगा? कप कोन फेलियर होगा 45 डिग्री पर। मतलब जैसे मान लेता हूँ ये है, ऐसे थोड़ा सा फैलेगा ऐसे, ठीक है। चलो थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे है, नेकिंग जोन बनेगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे पे हो जाएगा, फिर टूटते टाइम ऐसे बना देगा ये ऐसे, अरे ये ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे टूटते टाइम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ये और ये ऐसे बना लेता है। तो ये कितने डिग्री पर फेलियर है? 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। इसको कप कोन फेलियर बोलते हैं। इस तरीके का फेलियर होता है टेंशन लोडिंग करने पर, माइल्ड स्टील के केस में ऐसे हो जाता है फेल होकर। बात करते हैं कंप्रेशन के अंदर। कंप्रेशन के अंदर क्या होगा? आप लोडिंग लगाओगे, मान लो आपने ले लिया, इसके अंदर लोड लगा रहे हो, इधर से लोड लगा रहे हो, ठीक है, दबा रहे हो इसको, तो क्या होगा? बल्जिंग हो जाएगी। बल्जिंग मतलब फूल जाएगा यहाँ से ऐसे, इसी को बोलते हैं बल्जिंग। ये दिखाया मैंने डायग्राम पे, देखो बल्जिंग हो जाएगी। टॉर्सन के केस में क्या होगा? टॉर्सन मतलब मोड़ोगे इसको, मरोड़ लगाओ इसके अंदर, मोड़ो इसको तो क्या होगा? यहाँ से 90 डिग्री पर टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पे याद रखना है, याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना भाई। टेंशन के केस में 45 डिग्री पे फेलियर, कंप्रेशन में बल्जिंग होती है, और टॉर्सन के केस में 90 डिग्री फेलियर होता है। ये तो बात हो गई डक्टाइल मटेरियल की। बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होता है? टेंशन टेस्ट में भाई आप कंक्रीट का ब्लॉक लो, उसको ऐसे खींचो, क्या होगा? टूट जाएगा, यहाँ से अलग अलग हो जाएगा, 90 डिग्री पे टूटेगा, फेलियर प्लेन आपको 90 डिग्री पर मिलेगा। बात करते हैं आपका किसके अंदर, इसमें मैंने नहीं दिया एक चीज़, कंप्रेशन के अंदर। कंप्रेशन के अंदर क्या होगा? कंक्रीट के ब्लॉक को दबाओगे, क्या होगा? चूरा चूरा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा एकदम, है ना, क्रशिंग फेलियर हो जाएगा, कोई फेलियर प्लेन ही नहीं मिलेगा आपको। बात करते हैं किसके अंदर? टॉर्सन के अंदर। क्या करोगे? टॉर्सन लोगे, लो इसके अंदर टॉर्सन लगाओ, क्या होगा? हेलिकल फेलियर होगा। कैसे होगा? ऐसे हेलिक्स बन जाएंगे, ऐसे फेलियर होगा, हेलिकल फेलियर होगा, डायग्राम पे देख सकते हो, ऐसे होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको इन सब चीज़ों के बारे में कि भाई ब्रिटल मटेरियल के केस में टॉर्सन लगाओगे तो 90 डिग्री पर फेल होगा, टॉर्सन के केस में हेलिकल होगा, ठीक है। ये सब याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं, ट्रू स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है भाई। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है? देखो ट्रू स्ट्रेस क्या है, आपने अभी तक स्ट्रेस पढ़ा। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स। अब बोलोगे भैया तो आपने इंटरनल लोडिंग बता दी। भाई साहब इंटरनल लोडिंग भी एक प्रकार का फोर्स है ना, तो अपन लोग हर जगह इंटरनल लोडिंग यूज नहीं करते, फोर्स यूज करते हैं, ठीक है। जस्ट क्या बोलते हैं, CS, कॉमन सेंस, ठीक है। तो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो दोस्त, लोड बोल सकते हो, लोड फोर्स सेम चीज़ें होती हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सेम तो नहीं होती एकदम पे सेम, कभी बताएंगे क्या होती है अलग, बट ऐसा समझ लो कि अरे यार तुम लोग बोलोगे भैया कुछ भी बोल देते हो, आप बताते भी नहीं हो। चलो देखो, लोड क्या है और फोर्स क्या है। एक्चुअली क्या है ना, मैं सोचता हूँ कम टाइम में पढ़ा दूँ सारी चीज़ें, बट क्या है कि मेरे से कॉन्सेप्ट छूटते नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूँ। देखो लोड क्या होता है, फोर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो लोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लोड एक ऐसा फोर्स का ही एक ऐसा प्रकार है जो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। फोर्स एक प्रकार का फोर्स ही है जो आप किसी भी डायरेक्शन पे चिप सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में चिपका सकते हो, लगा सकते हो। समझ में आ गई बात? तो लोड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब चूंकि यार हमारी बीम है तो लोड इसके ऊपर तो नीचे ही आएगा ना, तो इसको आप या तो फोर्स बोल दो या तो लोड बोल दो, है ना, तो अपन दोनों बोल सकते हैं, ऐसा है बस। तो देखो दोस्त, मान लो आपका फोर्स है और पर यूनिट एरिया है, ठीक है, पर यूनिट एरिया है। तो अब आपने जो एरिया लिया है ये तो क्या किया भाई, आपने क्या किया, ये बॉडी ले ली, इसका अभी का एरिया कितना है, ये A है, और आपने फोर्स लगाया है F, तो इसको बोल दिया कि फोर्स एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये आपका स्ट्रेस आ गया। ऐसा स्ट्रेस कहलाता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो हम लोग पढ़ते हैं। पर साहब एक बात बताओ, आप
एक बात बताओ आप, जैसे आपने ये लिया, अब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, मान लो एफ का, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो। अब ये फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ बढ़ गई, खींचोगे तो लेंथ बढ़ेगी। तो पहले मान लो ये एरिया ए था, अब एरिया इसका कम हो गया होगा भाई, लेंथ बढ़ गई तो एरिया कम हो गया ना, लंब पतला हो गया। तो मान लेता हूँ कितना है, ए नॉट, पतला हो गया ना भाई, ये पतला है ना। तो अब जो इसका आप निकालोगे, मतलब जो फोर्स लगाया और ये जो एक्चुअल एरिया है, जो अभी का एरिया है, इसको निकालोगे, जो कम वाला एरिया है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ऐसा स्ट्रेस कहलाता है ट्रू स्ट्रेस। क्या कहलाता है? ट्रू स्ट्रेस। और इसकी वैल्यू हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या होती है, बताओ क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कम हो गया ना, नीचे वाला कम हो गया, तो इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस हमेशा ज़्यादा होता है किससे? इंजीनियरिंग स्ट्रेस से, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ें लिखी हुई है। आफ्टर डिफॉर्मेशन का एरिया लेना है आपको, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है? ट्रू स्ट्रेन ये होता है कि अपन जो पहले स्ट्रेन निकालते हैं, क्या होता है? चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल मतलब जो अभी की लेंथ है। अब अगर आप क्या करो कि यार पहले लेंथ एल थी, अब क्या हो, लेंथ तो बढ़ गई ना, कितनी लेंथ बढ़ गई? एल प्लस डेल एल हो गई है ना। और डिफॉर्मेशन कितना हुआ? डेल एल हुआ है। तो ये आपको ट्रू स्ट्रेन निकालना है, तो डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ये एल नहीं लेनी, जो बढ़ी हुई लेंथ है, मतलब कितनी? एल प्लस डेल एल। तो अब नीचे वाली संख्या बढ़ गई, मतलब स्ट्रेन की ट्रू स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन से कम होगा ना, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है आपका डेल एल आउट ऑफ एल, ये होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन होता है आपका डेल आउट ऑफ एल प्लस डब्ल्यू, एल प्लस डेल एल। क्या हो गया, क्या क्या हो गया भाई? ठीक है, ओके। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है आपका? ट्रू स्ट्रेन में जो एक्चुअल लेंथ लेते हैं अपन, जो बढ़ी हुई लेंथ है उसको लेते हैं, उसको लेते हैं अपन ट्रू स्ट्रेन के अंदर। ये हमेशा ट्रू स्ट्रेन हमेशा कम होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेन से, याद रखिएगा। और ट्रू स्ट्रेस हमेशा ज़्यादा होता है किससे? इंजीनियरिंग स्ट्रेन से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन दोनों के बीच रिलेशनशिप समझ लेते हैं। जो टेंसाइल लोडिंग यदि लग रही है तो उस केस के अंदर जो आपका उस केस के अंदर ये जो आपका ट्रू स्ट्रेन है, ठीक है, उस केस के अंदर जो आपका ये ट्रू स्ट्रेन है, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन सॉरी ट्रू स्ट्रेस है, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस है, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस है ये आपका, ये जो आपका ट्रू स्ट्रेस ये बराबर होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन क्या है आपका? इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। एप्सिलॉन आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन है और ये आपका सिग्मा इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। तो इनके बीच रिलेशन होता है। और अगर मैं बात करूँ कंप्रेसिव लोडिंग की, तो बस कुछ नहीं, बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है, बीच में माइनस, 2r बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, वही रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो क्या होता है, ये जो आपका है एप्सिलॉन टी आर, ये होता है आपका ट्रू स्ट्रेन लॉग 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। तो इनके बीच ये प्रकार का रिलेशन होता है कंप्रेसिव के केस में, और टेंसाइल के केस में सिग्मा टी आर बराबर लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन। अंतर क्या करना है आपको? कुछ नहीं, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बस सिग्मा की जगह यहाँ पे लॉग ले आना है, ठीक है। बाकी सारे कहानी सेम है, कंप्रेशन में माइनस और टेंसाइल में प्लस। आगे चलते हैं, कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी आ गई। 42 मिनट का लेक्चर हो चुका है, कितना डिटेल मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आपका एक बेसिक मजबूत हो चुका है, अब थोड़ी सी स्पीड अपन पकड़ेंगे, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई? देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, उसको आपको नोट करना है अपनी भाषा में, ताकि आप बाद में भूलो नहीं, क्योंकि यहाँ पास में मैंने कुछ शॉर्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, शॉर्ट नोट्स है ना, तो शॉर्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, ताकि आपको हर छोटे से नोट्स के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाए, ठीक है। क्या होता है भाई? इलास्टिसिटी। पहली प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, क्या लिखा मैंने? आफ्टर अनलोडिंग इट्स रिगेन ऑन शेप। मतलब यदि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया है एक सर्टेन लिमिट तक, और इसके बाद यदि फोर्स हटा दिया, तो वह अपनी वापस शेप में, जैसे अपनी फोर्स लगाया थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई, मान लो इतनी हो गई, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई। अब यदि आप फोर्स हटा दे रहे हो तो वापस अपनी शेप को रिगेन कर ले, वापस अपनी शेप को रिगेन कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। माइल्ड स्टील आपका एक प्रकार का इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, माइल्ड स्टील आपका एक प्रकार का इलास्टिक मटेरियल है। विद इन सर्टेन लिमिट तक, आपने पढ़ा ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, ऐसे पढ़ा, तो यहाँ तक ही आपका ये कौन सा था? बी पॉइंट तक, बी पॉइंट पढ़ा ना अपन, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, तो बी पॉइंट तक ही ये सब कुछ गुण पाया जाएगा इलास्टिसिटी का, ये माइल्ड स्टील के अंदर, बाकी उधर फिर नहीं होता, ठीक है। तो ये होगा इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है भाई? प्लास्टिसिटी मटेरियल सोज यील्ड प्लेटो या प्लास्टिक रीजन। मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके अंदर मटेरियल आपका प्लास्टिक रीजन शो करता है। प्लास्टिक रीजन मतलब एक प्रकार का इन इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब ऐसा स्ट्रेन जो फोर्स हटाने पर भी वापस रिगेन ना हो, ऐसा यदि रीजन शो कर रहा है। जैसे मैं बात करूं कि ये आपकी ये तो ये आपका जो यहाँ पे ई था, ठीक है,
ये डी था, ठीक है, डी था और ये आपका ई था। तो जो ये डी ई रीजन है क्या प्लास्टिक रीजन है, तो एक प्रकार की प्लास्टिसिटी कर रहा है आपका माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी भी और प्लास्टिसिटी भी। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये होती है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों होती है। तो ये प्लास्टिसिटी क्या होती है गुण, ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसके अंदर मटेरियल प्लास्टिक रीजन शो करता है या प्लास्टिक प्लेटू शो करता है, ठीक है, ये होती है आपकी क्या प्लास्टिसिटी। क्रीप क्या होती है, देखो क्रीप कुछ नहीं होती, मान ले तो आपकी एक बॉडी है, पहले तो डिफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है, एडिशनल डिफॉर्मेशन अकर्स विथ अ पासेज ऑफ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, ठीक है, अंडर सस्टेन्ड लोडिंग मतलब क्या है कि जैसे यार बोल दो आपकी एक बॉडी है, इसके ऊपर आपने कोई लोडिंग लगा दी एफ, अभी से आप लोडिंग कांड जो तुरंत स्ट्रेन आना था वो तो आ गया, अब आपने इस लोडिंग को नहीं हटाया साहब, कुछ दिन के बाद रहने दिया, ऐसे वर्षों बीत गए, एक लंबे भी लिखा ना यहाँ पे पासेज ऑफ टाइम भी था, पासेज ऑफ टाइम कुछ समय बीत गए, कुछ लम्हे बीत गए इस लोड का इस बॉडी के साथ, है ना, कुछ लम्हे इसने व्यतीत करे और धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो आपकी बॉडी जिन कणों से मिलकर बनी थी ना, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई थी और इनके बीच जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है वो बड़े होने लग गए साहब, माइक्रोस्कोपिक पोर्स बड़े हुए और कुछ एडिशनल डिफॉर्मेशन और आ गया, कुछ दिनों के बाद कुछ एडिशनल डिफॉर्मेशन और आ गया, इस सस्टेन्ड लोडिंग के कारण थोड़ी सी लेंथ और बढ़ गई। और ये लेंथ ऐसा है ना कि यदि आप फोर्स हटा भी दोगे तो ये वापस नहीं सिकुड़ने वाली, अब बढ़ गई तो बढ़ गई। तो इस स्ट्रेन को बोलते हैं अपन क्रीप, क्या बोलते हैं, इस एडिशनल डिफॉर्मेशन को बोलते हैं अपन क्रीप, ठीक है। अब आगे बात समझ में, वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, एडिशनल डिफॉर्मेशन वो नहीं कि जो तुरंत आई, उसके अलावा जो डिफॉर्मेशन आ रही है विथ अ पासेज ऑफ टाइम, काफ़ी समय तक लोड लगाने के बाद, ठीक है। प्लास्टिक स्ट्रेन होता है, वापस लोड हटाने पर भी नहीं जाएगा वो, ठीक है, वापस गेन नहीं करेगा। अगला है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अब होता क्या है कि जैसे आपने काफ़ी टाइम तक लोडिंग लगा दी है इस क्रीप के अंदर, ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने काफ़ी लोडिंग लगाई, अब ये लोड लगाने के बाद जो स्ट्रेस जनरेट होता है, यदि अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया तो उस स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ये डिफॉर्मेशन हो गया ना, मान लेता हूँ एक्स का डिफॉर्मेशन हो गया, तो इस एक्स डिफॉर्मेशन के कारण ये जो एफ के कारण स्ट्रेस जनरेट हो रहा था यहाँ पे, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, मेरी बातों को सुन के अपनी भाषा में लिख लिया करो यार आप लोग, ठीक है, अगर यहाँ समझना है तो। और क्या लिखा मैंने, लिखा वैसे सही है, डिक्रीज इन स्ट्रेस एज अ रिजल्टेंट ऑफ क्रीप, क्रीप के रिजल्ट के कारण स्ट्रेस की वैल्यू में कमी आना या डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अगला है फटीग। फटीग कुछ नहीं होता, डिटेरियोरेशन होता है आपका मटेरियल अंडर रिपीटेटिव साइक्लिक लोडिंग। रिपीटेटिव साइक्लिक मतलब जैसे कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर आप बार बार डायनेमिक लोडिंग लगाए जा रहे हो तो क्या होगा, इस मटेरियल की जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे नन्हे जो आपके पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, जैसे एक पार्टिकल ले लेता हूँ, एक पार्टिकल ले लेता हूँ, अब इसके बीच अगर बार बार इसके ऊपर लोडिंग लगेगी तो क्या होगा, जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक पोर्स बड़े होने लग जाते हैं मतलब धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक पोर्स बड़े हुए फिर फेलियर हो जाता है, यहाँ से ऐसे करके फेलियर, ऐसे करके फेलियर हो जाता है। ऐसे फेलियर को बोलते हैं फटीग फेलियर। क्या बोलते हैं भाई, फटीग फेलियर। डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेटिव साइक्लिक लोडिंग इन लार्ज द माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, इसको बोलते हैं अपन फटीग। क्या बोलते हैं, फटीग। हिंदी में इसको थकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थकान। आगे चलते हैं, क्या है, इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है कि अगर उस लिमिट के अंदर आप उस किसी बॉडी पर साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हो, यदि किसी बॉडी पर आप उस लिमिट के अंदर साइक्लिक लोडिंग लगा रहे हो तो आप लोड चाहे जितने बार लगा लो, उसके अंदर फटीग फेलियर नहीं होगा। क्या बोला मैंने, फटीग फेलियर नहीं होगा। जैसे बात करते हैं किसके अंदर, इंड्योरेंस लिमिट की। जैसे बात करता हूँ माइल्ड स्टील के अंदर, तो माइल्ड स्टील के अंदर यदि आप उसकी अल्टीमेट लिमिट बटे 2, अल्टीमेट जो मैंने पढ़ा था ना, एफ पॉइंट बोले थे ना, वहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल रही थी, तो उसके बटे 2 यदि आप लोडिंग लगाते हो तो आप चाहे जितनी बार लोडिंग लगाओ, उस वैल्यू की लोडिंग चाहे आप जितनी बार लगाओ उस मटेरियल में, उसके अंदर फटीग फेलियर नहीं होगा। फटीग मतलब उसके बीच जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स बड़े नहीं होंगे और ऐसे करके फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन इंड्योरेंस लिमिट। एक लिमिट होती है जिसके अंदर आप यदि लोडिंग लगाते जाओगे, चाहे जितने बार भी लोडिंग, कौन सा है, डायनेमिक लोडिंग, चाहे जितनी बार भी डायनेमिक लोडिंग लगाते जाओगे फटीग फेलियर नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्या है, रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होती है, एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन अपन किसी बॉडी को डिफॉर्म करवाते हैं, किसी बॉडी को खींचते हैं, जैसे अपन माइल्ड स्टील को ले जाके यूटीएम के अंदर खींचते हैं, ठीक है, यूटीएम के अंदर खींचते हैं तो या इलास्टिकली डिफॉर्म करवाते हैं, तो आपका इलास्टिक बिंदु यहाँ पास है बी पॉइंट, ठीक है, इलास्टिसिटी यहाँ पे है, तो इलास्टिसिटी के अंदर यदि आप डिफॉर्म करवा रहे हो इस रीजन तक, तो उस फोर्स के कारण, क्योंकि कुछ फोर्स लगा के डिफॉर्म करवा रहे होगे, तो उस फोर्स के कारण कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस बॉडी के अंदर, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। याद रखिएगा अपन डिफॉर्म केवल अंडर इलास्टिक लिमिट करवा रहे हैं तब, अगर अंडर इलास्टिक लिमिट तक करके डिफॉर्म करवा रहे हैं तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको बोलते हैं अपन रेजिलेंस।
क्या बोलते हैं, रेजिलेंस बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग में देखते हो आप लोग, उसका हाई रेजिलेंस होता है, आप खींच के छोड़ दो तुरंत वापस, जैसे आपने खींचा बहुत तीव्र फोर्स लगाना पड़ता है खींचने के लिए, फिर आप छोड़ दो तुरंत अपना शेप ले लेता है, उसका हाई रेजिलेंस रहता है, उस मटेरियल से बनाया जाता है जिसका हाई रेजिलेंस हो, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन, यहाँ पे आपके इलास्टिक लिमिट है बी पॉइंट तक, यहाँ से आपका एरिया ले लो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ले लो, इसको बोलते हैं अपन क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब चूंकि ऊपर वाला पार्ट क्या है सिग्मा, बेस क्या है आपका एप्सिलॉन, एरिया निकालेंगे क्या होता है 1/2, बेस क्या है आपका एप्सिलॉन, हाइट क्या है आपकी सिग्मा, सही बात है क्या। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है आपका, सिग्मा आउट ऑफ ई, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आगे, अभी हुक का नियम, हुक्स का लॉ आएगा, ठीक है, सिग्मा आउट ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैं आपको एप्सिलॉन की वैल्यू पूछे तो क्या होगा आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू, तो बोलो भाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा आउट ऑफ ई, इतना मैथ तो हम लोग जानते हैं सर, हम इंजीनियर है, जानते हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हो, था ना, एप्सिलॉन आउट ऑफ ई, तो बस ये एप्सिलॉन की जगह पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/2 सिग्मा आउट ऑफ ई और इंटू सिग्मा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर आउट ऑफ 2e आ गया क्या, सिग्मा स्क्वायर आउट ऑफ 2e। अब बोलोगे यहाँ पे भैया आपने सिग्मा वाई लिया है, हाँ मैंने वाई लिया है, क्यों, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ भी तो यहाँ पास यील्ड स्ट्रेंथ ही ले रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेंथ के अंदर ही ले रहा हूँ, इसलिए इसको वाई मान लेता हूँ। तो क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर आउट ऑफ 2e, तो ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। फार्मूला रटना है आपको, तो जैसे ऐसे रटो आप, चाहे समझ के रटो चाहे रटो, मुझे नहीं पता, बस तो याद होना चाहिए, ठीक है, बस याद होना चाहिए। अब एक चीज़ और बात आती है, रेजिलेंस के यदि आप फार्मूला निकालना चाहो तो क्या होता है, यदि आप इस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में आयतन का गुणा कर देते हो वॉल्यूम का, तो आपका आ जाता है रेजिलेंस, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो रही है उसको बोलते हैं अपन रेजिलेंस, ठीक है। तो अपन उसमें वॉल्यूम का गुणा कर दें यदि, तो आपको मिल जाता है क्या, रेजिलेंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस में यदि आप वॉल्यूम का गुणा कर दो, ठीक है, तो ये होता है आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, याद रखना डायरेक्टली। इसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, मतलब यदि कोई बॉडी है इसके ऊपर आपने एक्सियल लोडिंग लगाई, तो इस लोडिंग के कारण कुछ एनर्जी स्टोर होगी, मतलब स्ट्रेन आएगा और कुछ एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी पी स्क्वायर एल आउट ऑफ 2AE। अब बोलोगे पी क्या है, तो पी जो आप लोड लगा रहे हो ना, जिस लोड को लगा करके आप उसको डिफॉर्म करवा रहे हो वही लोडिंग है पी। एल क्या है, जो उसकी इनिशियल लेंथ, नहीं कि बड़ी वाली नहीं, जो उसकी इनिशियल लेंथ है, और ए क्या है आपका, जो उसका इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, ई क्या है उसकी, उस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टील की 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, वैसे किसी मटेरियल की अलग अलग भी हो सकती है। तो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग कितनी है भाई, पी स्क्वायर एल आउट ऑफ 2AE, फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा ड्यू टू, अगर इसका डिफिनेशन पूछे तो ड्यू टू लोड एनर्जी स्टोर हो जाती है, लोडिंग कारण जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं अपन, फार्मूला वो है। टफनेस क्या होता है भाई, टफनेस क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग। अब अगर आपने ठक से ऐसे मतलब ऐसे ठक से किसी मटेरियल पे लोड लगा दिया, एकदम अचानक लोड लगा दिया, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट करके लगा दिया, तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस देता है, उसके अगेंस्ट जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं अपन टफनेस। ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी टफनेस कहलाती है। इसके बाद क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस, MOT मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ टफनेस, याद रखना, ठीक है। एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, इधर साइड है आपका लोड, इधर हो रहा है आपका डिफॉर्मेशन, और इसके अंदर जो पूरा ये एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ टफनेस, एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका डिफॉर्मेशन, वाई एक्सिस में आपका लोड, ठीक है। हार्डनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन, स्क्रैच मतलब खरोंच के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस देता है उसको बोलते हैं अपन क्या, हार्डनेस। मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे अपन किसी मटेरियल को लार्ज डिफॉर्मेशन करके, ठीक है, मेलिएबिलिटी मतलब आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी तो नहीं पता मेरे को, मेलिएबिलिटी मतलब जिसे अपन चादरों के रूप में ढाल सके, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे अपन उसकी चादर बना, सीट बना सकें, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या है, एबिलिटी टू ड्रा आउट बाय टेंशन टू स्मॉल सेक्शन विदाउट फेलियर, बिना फेलियर के अपन उसका एक लार्ज सेक्शन बना सकें, स्मॉल से बड़ा सेक्शन में परिवर्तित कर सकें विदाउट फेलियर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलियाबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, मेलियाबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नाम रुकी, हिंदी आ जाए तो फिर बताता हूँ। होती है इसके बाद टेनासिटी, टेनासिटी क्या होती है, टेनासिटी को बोलते हैं तन्यता, अच्छा हाँ याद आ गई, आघातवर्धनीयता बोलते हैं, मेलिएबिलिटी को बोलते हैं आघातवर्धनीयता, है ना, आघातवर्धनीयता, समझ गए होंगे अब तो। टेनासिटी मतलब तन्यता, मटेरियल का ऐसा गुण जिसे जो रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट टेंसाइल लोडिंग, अगर आप उसमें टेंसाइल लोडिंग लगा के खींच रहे हो, ठीक है, अगर टेंसाइल लोडिंग के लगा करके खींच रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो आपको रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस देता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसके अगेंस्ट क्या देता है, टेनासिटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रैक्चर अंडर टेंसाइल लोड, ठीक है। आगे चलते हैं, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, कई बार इसका नाम सुना आपने, लार्ज डिफॉर्मेशन टेक प्लेस बिफोर फेलियर, ऐसा गुण साहब जिसके अंदर आप उसको फेलियर से पहले काफ़ी ज़्यादा फैल जाए, सॉरी फेलियर से पहले, हाँ काफ़ी ज़्यादा फैल जाए, सही बोला मैंने, मतलब टूटने से पहले काफ़ी ज़्यादा फैल जाए। जैसे माइल्ड स्टील में क्या होता है, आप उसमें लोडिंग लगाओगे तो ऐसे ठक से नहीं टूटता है। अब जैसे कंक्रीट ले लो, लोडिंग लगाओ तुरंत अलग, थोड़ी भी नहीं फैलता। माइल्ड स्टील का ले लो,
खींचो थोड़ा सा फैलेगा, जैसे च्युइंगम खा के ऐसे खींचा होगा ना, तुरंत नहीं टूटता, थोड़ा फैलता है, वैसे माइल्ड स्टील फैलता है, ठीक है। लेकिन दिल भी नहीं टूटता, दिल भी नहीं फैलता, आपको तुरंत टूट जाता है ना, सेम एज कॉन्क्रीट, ठीक है। अब तो आपको फीलिंग आ गई है, अब तो समझ गए होगे। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल, नो प्लास्टिक जोन प्रेजेंट, कोई प्लास्टिक जोन प्रेजेंट ना हो जिसके अंदर, मतलब प्लास्टिक जोन प्रेजेंट नहीं है ना, कोई मतलब लार्ज डिफॉर्मेशन नहीं होता, तुरंत टूट जाता है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? ब्रिटल मटेरियल। आगे चलते हैं, विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होता है भाई? विस्को इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। विस्को इलास्टिक मटेरियल ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके अंदर विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी दोनों प्रेजेंट हो। क्या बात करो भाई साहब, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी दोनों, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कौन सा मटेरियल है ऐसा? आपने देख लो पॉलीमर, पॉलीमर देख लो। अच्छा नहीं देखना पॉलीमर, अच्छा मैं बताता हूँ, धातुओं को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दो तो थोड़ा सा पिघली अवस्था में आ जाएंगे, तो उस केस में भी वो उनके अंदर विस्कोसिटी आ जाएगी, मतलब बहने लग जाते हैं, और इलास्टिसिटी भी रहती है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है साहब। बिटुमिन देखा आपने? कोयला, बिटुमिन मतलब नहीं समझते हो? बिटुमिन मतलब जिसका रोड बनता है, जब आपने रोड बनते देखा आपके घर के सामने जो डामर का रोड बनता है, तो उसके लिए जो बिटुमिन मटेरियल यूज करते हैं, डामर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, डामर समझते होगे, तो उसको देखा आपने, वो क्या होता है? वो बहने का गुण भी होता है, मतलब न तो पूरी तरह से फ्लो करता है, न तो पूरी तरह से वो रहता है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या? तो आप बोलोगे ऐसा होता है? बोला बिल्कुल ऐसा होता है भाई। तो कौन सा, किसके अंदर? बिटुमिन के अंदर होता है, ठीक है। तो बिटुमिन एक प्रकार का विस्कोइलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। आगे चलते हैं, होमोजेनियस मटेरियल। होमोजेनियस मटेरियल क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम। काफ़ी क्वेश्चन इससे मिलेंगे भाई साहब आपको, इसको तो अच्छे से पढ़ लो। सिमिलर प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर किसी भी पॉइंट पर ले लो तो इसकी एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन फिक्स है बट इसी डायरेक्शन में इसकी भी प्रॉपर्टी, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी इस पॉइंट की इक्वल होगी। किसी भी पॉइंट पे ले लो, पूरे वॉल्यूम में कहीं पास भी पॉइंट ले लो, एक डायरेक्शन में, यदि आप एक्स डायरेक्शन में देख रहे हो तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वाई डायरेक्शन में देख रहे हो तो सेम होगी, मतलब हर डायरेक्शन में इक्वल नहीं होती बट एक सिमिलर डायरेक्शन में इक्वल होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन क्या? होमोजीनियस मटेरियल। कंक्रीट वगैरह आपका होमोजेनियस नहीं होता बट अपन मान लेते हैं जंक्शन के लिए, ठीक है। बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की। आइसोट्रोपिक क्या होता है? आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। किसी पॉइंट पे चले जाओ, इसके हर डायरेक्शन में, इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन भी इसकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, आइडेंटिकल मतलब जैसे इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब जो इसकी भी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है ऑल द डायरेक्शन। तो जहां ऑल द डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है वहां पे आइसोट्रोपिक मानना है, जहां पे थ्रू आउट द वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वहां पे होमोजीनियस। काफी कंफ्यूज हो गया आप लोग, याद रखना मेरी बात, दिल पे बैठा लो कि होमोजीनियस मटेरियल के केस में थ्रू आउट द वॉल्यूम बात होगी और आइसोट्रोपिक के केस में ऑल द डायरेक्शन बात होगी, ठीक है। दिल में बिठा लो ये बातें, ठीक है। बाकी तो होगा नहीं तुम्हारे पास, दे रखा होगा तुमने किसी न किसी को, ठीक है, बैठाए तो बैठा लो। हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है आपका? हुक्स लॉ क्या होता है आपका? हुक्स लॉ के अंदर क्या होता है? हुक्स नामक वैज्ञानिक ने एक लॉ दिया था जिसके अंदर आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लिमिट कहाँ तक ये वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट बोला था मैंने ना, प्रोपोर्शनल लिमिट वहीं तक वैलिड है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह हटाते हैं, ई लाते हैं, ई एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस, वहीं से निकल कर आता है ई बराबर सिग्मा आउट ऑफ ई। समझ गए होंगे, आगे चलेंगे। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है आपका? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोडिंग। अच्छा, टेंसाइल लोडिंग आप लगाओगे तो डिफॉर्मेशन कितना होगा? जैसे मैंने बोला कि आपका एक मटेरियल है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मज़ा आए तो एक बार दिल से लाइक कर देना वीडियो को, बाकी तो फिर आपकी मर्जी है भाई, है ना। जैसे बोलो कि मैं यार आपका एक मटेरियल है, ठीक है, आपका एक मटेरियल है, उस पर आपने लगा दी भाई साहब लोडिंग टेंसाइल। अब इस टेंसाइल लोडिंग का डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा बताओ? तो डिपेंड करेगा ना लोडिंग पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो उसके अनुसार कितना डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपन, कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला होता है PL आउट ऑफ AE। क्या होता है? P क्या है जो लोड लगाया, L क्या है जो इसकी लेंथ है, A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और E इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। कई बार इससे क्वेश्चन बनेंगे, आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। P बराबर, सॉरी, डेल्टा बराबर, डेल्टा डिनोट करते हैं इसको डिफॉर्मेशन को, डेल्टा बराबर PL आउट ऑफ AE, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि आपने लोडिंग सडन लगा दी, ऐसे तुरंत टफनेस इम्पैक्ट लोडिंग लगा दी, तुरंत लोडिंग लगाई, ऐसे है ना, ऐसे ठक से गिरा दिया लोडिंग को, तो डिफॉर्मेशन कितना होगा? तो फिर आपका डिफॉर्मेशन डबल हो जाएगा। अचानक लोडिंग लगाओगे ना तो जल्दी तेजी से फैल जाएगा, तो डिफॉर्मेशन डबल हो गया, उस केस में आपका डिफॉर्मेशन डबल हो जाएगा। ओके डन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका? स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस, स्टिफनेस क्या होती है भाई? देखो, स्टिफनेस क्या है आपकी? लोड विथ रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन, लोड विथ रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन
लोड को यदि आप डिफॉर्मेशन से डिवाइड करो तो आपको मिलता है स्टिफनेस। स्टिफनेस बेसिकली ये शो करता है कितना मटेरियल कितना स्टिफ है, जो ज़्यादा स्टिफ होता है उतना ज़्यादा मजबूत होता है, ऐसे समझ लो, बस हो गया। स्टिफनेस को शो करता है, ठीक है, पी आउट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा होता है, मुलायम का उल्टा क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मुलायम, ठोस मतलब स्टिफनेस, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट इसके अपोजिट होती है, 1/k होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अगर अपन प्रिज्मेटिक बार के केस में बात करें तो डिफॉर्मेशन आपका क्या PL/A होता है, एक्स की जगह PL/A रखेंगे, पी से पी कैंसिल हो गया, A/L आ जाता है, क्या आपकी स्टिफनेस, प्रिज्मेटिक बार की स्टिफनेस A/L। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब L/A। आगे चलेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, आई थिंक आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा। मेरा इतना इन्जॉय करके पढ़ाने का मतलब ये है कि लेक्चर भी समाप्त हो जाए, आपको मजा भी आ जाए और याद भी रहे चीज़ें। आगे चलते हैं, इलोंगेशन ऑफ वेरिंग सेक्शन। भाई साहब, लोडिंग आप लगा रहे हो एक वेरिंग सेक्शन के अंदर। वेरिंग सेक्शन मतलब जिसका सेक्शन साइज वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखो तो D2 था, यहाँ पे आ गया तो D1 है, मतलब यहाँ पे D1 था, यहाँ पे D2 था, दोनों अलग अलग हैं। तो आप इसका डिफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, हम है ना, बोलोगे आप हो तो क्या कर लोगे आप, तो हम बताएंगे कैसे निकालना है। PL तो ऊपर लिखेंगे, नीचे भाई साहब आप A ही लिखते थे क्या पिछले वाले केस में, हाँ जी लिखते थे, बट यहाँ नहीं लिखना, यहाँ थोड़ा अलग लिखना है। क्या लिखना है, लिखना ये है कि ऊपर तो PL लिखोगे, नीचे भाई D1 और D2 दोनों को शामिल कर लो। तो क्या लिख लोगे, π/4 इंटू, चलो मैं ऊपर का भी ले लेता हूँ नीचे भी ले लेता हूँ, दोनों सेक्शन खुश मस्त से रहेंगे। तो क्या हो गया आपका PL आउट ऑफ ए क्या मिल गया आपका π/4 D²। अच्छा, आपने एरिया सुना होगा ना, π/4 इंटू D² होता है। अब इस D² को ना रख करके D1 इंटू D2 कर दिया, बस ये तो किया, बाकी निकाल तो एरिया ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा निकाल देंगे, कितना आसान है बताओ, है कि नहीं है। बात करेंगे इलोगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट की। ये सब वैल्यू ना आपको याद रखनी है, ठीक है, PDF में दे दूंगा, बाकी रट लेना आप लोग, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आप लोग लिखते जाना। इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण मान लो आपने किसी बीम को ऐसे लटका दी, अब इसका खुद का भी तो वजन है भाई, है कि नहीं, 10 50 50 जो भी किलो होगा, खुद के वजन के कारण कितना डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो खुद के वजन क्या आ जाता है आपका, γL² आउट ऑफ 2E। गामा क्या है आपका, यूनिट वेट होता है, ठीक है, यूनिट वेट, γL² आउट ऑफ 2E। या इसको दूसरे फार्मूले से लिखें तो WL आउट ऑफ 2AE। W उसका वेट क्या है, वेट है। और यदि गामा के टर्म में देखें तो गामा बराबर होता है W आउट ऑफ AL। तो उसी को अगर अपन इसको एक मिनट, गामा बराबर डिफॉर्मेशन बराबर होता है W आउट ऑफ 2AE। एक तो ये फार्मूला याद रखो, दूसरा याद रख सकते हो कि यहाँ पास ठीक है, यहाँ पास गामा बराबर होता है आपका, ठीक है, गामा बराबर होता है आपका W/AL, ठीक है, W/AL। अब इस W/AL को अगर आप यहाँ पास पुट करेंगे तो निकल कर आएगा γ² L आउट ऑफ 2E। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, γ² L आउट ऑफ 2E। और कभी कभी यूनिट वेट दे देता है तो इस फार्मूले में रखेंगे, यदि वेट दिया तो इस फार्मूले में रखेंगे। बाकी ज़्यादा यूज़ का आपका ये वाला फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर के केस में, टेम्परेचर केस में यदि मान लो कोई आपने बार रख दिया ऐसे, अब आप गर्म करना स्टार्ट कर रहे हो तो कितना लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ कितनी बढ़ जाएगी। यदि आप मान लो पहले टेम्परेचर था आपका वहाँ पे T1, अब आपने बार को रखा हुआ है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा कर दिया T2, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, तो आप लोग जानते हो भाई साहब कि यदि आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो उसमें लेंथ में परिवर्तन होगा। बोलोगे क्यों होगा भैया, तो हम बताते हैं ना, सुनिए हमारी बात। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो दुनिया की कोई भी चीज़ बनी हुई है अणुओं परमाणुओं से, और उनके बीच लग रहा होता है एक बल, और जब हम लोग उसको करते हैं गर्म तो वो बल हो जाता है वीक, यानी कि बल हो जाता है कमजोर। मतलब जो एक आकर्षण बल लग रहा है ना वो टूटने लग जाता है, और परमाणु जाने लग जाते हैं दूर दूर। अब जैसे परमाणु दूर दूर जाते हैं तो उसकी लेंथ में हो जाता है परिवर्तन, यही रीजन है बस टेम्परेचर का। तो ऐसे ही अगर आप बार के केस में भी यही चीज़ होगा, आप उसको गर्म करोगे तो इसकी लेंथ में चेंज होगा। तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है, होना तो चाहिए, हाँ जी होना तो चाहिए। तो होना चाहिए तो कितना होगा भाई साहब, तो ये होगा पता है कितना, ये होता है आपका टेम्परेचर केस में L∝ΔT। अच्छा, ये L क्या है, L आपकी बार की लेंथ है, L क्या है आपकी बार की लेंथ है, ठीक है, L आपके बार की लेंथ है। अल्फा टी क्या है आपका, ठीक है, अल्फा टी नहीं, अल्फा क्या है आपका, अल्फा है आपका थर्मल कोफिशिएंट, उस मटेरियल का थर्मल कोफिशिएंट कितना है, कितना तापमान में सह सकता है, उसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट, है ना। जिसका ज़्यादा होता है उसके अंदर ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है टेम्परेचर के अगेंस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, कितना टेम्परेचर हुआ है, उसका थर्मल कोएफिशिएंट कितना है, ΔT क्या है आपका, ΔT टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट है, कितना आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है वो बता दो आप, वो ΔT है आपका। जैसे पहले मान लो आपका 40 डिग्री था, अभी आपका बढ़ा के 50 कर दिया, तो 50 - 40 क्या हो जाएगा आपका ΔT, कितना इंक्रीज किया आपने वो होता है आपका ΔT, ठीक है। तो कितना हो रहा है आपका L∝ΔT, याद रखना है कितना आ रहा है, ठीक है।
अब मैं अगर बात करूँ कि आपका बार है तो इस केस में क्या स्ट्रेस उत्पन्न होगा? भाई स्ट्रेस कब होता है? जब कोई रोकने वाला हो तब ना उत्पन्न होगा, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि गर्म हो गया तो इसमें तो स्ट्रेन आ गया, भाई ये तो बढ़ गई लेंथ ना, तो कोई रोकने वाला नहीं था तो स्ट्रेस उत्पन्न नहीं हुआ, तो इस केस में स्ट्रेस जीरो होता है। स्ट्रेन जरूर उत्पन्न होगा, तो स्ट्रेन कितना उत्पन्न होगा आपका? स्ट्रेन हो गया आपका, अब चूंकि देखो लेंथ में परिवर्तन टोटल कितना हो गया है? एल अल्फा डेल्टा टी। क्या हुआ भाई? एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो लेंथ में चेंज हो गया। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ आपकी एल थी, एल से एल कैंसिल हो गया, तो स्ट्रेन क्या आ गया आपका? एल अल्फा डेल्टा टी आ गया, एल अल्फा डेल्टा टी, तो ये आपकी स्ट्रेन आ गई। ठीक है, अब बोलोगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कब उत्पन्न होगा? सोचो 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 सोचो, स्ट्रेस कब उत्पन्न होगा? स्ट्रेस तब उत्पन्न होगा जब कोई रोकने वाला हो। मतलब भाई यहाँ पे जैसे लेंथ जब ये बढ़ रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, तो कोई यहाँ पे खड़ा हो जाता, नहीं तू नहीं जा सकता, नहीं तू जाके दिखा, है ना। ऐसा कोई रोकने वाला होता ना इसे। जैसे भाई टेम्परेचर का इधर बढ़ रहा था ये, तो यहाँ पे खड़ा रहता, कोई दीवार इधर भी रहता, तो तब ना इसकी लेंथ नहीं बढ़ती, तो स्ट्रेस जनरेट होता। भाई ना कोई तो रोकेगा ना, जब इधर फोर्स लग रहा है। स्ट्रेस कब जनरेट होता? जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे और वो बॉडी आपकी तरफ फोर्स लगाई। इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, तो मतलब स्ट्रेस उत्पन्न होगा नहीं। अब आप बोलोगे भैया मेरे हुक का नियम आप भूल जाते हो, तो मेरी भाई सुनो, हुक का नियम क्या था? हुक का नियम था ई बराबर सिग्मा आउट ऑफ ई एप्साइलॉन, यही ना था। तो अब बोलोगे कि यहाँ से आप निकाल का नहीं देते हो, जब आपको एप्साइलॉन पता है तो आप यहाँ से निकाल दो। क्या निकाल दो? सिग्मा बटे ई। अच्छा सिग्मा की वैल्यू चाहिए ना आपको? बोला हाँ। नहीं, आप बोलोगे कि भैया आपको सिग्मा की वैल्यू चाहिए ना, आप तो बोलो जीरो सिग्मा, सिग्मा ने स्ट्रेस है यहाँ पे, तो आप बोलोगे काम करो ना, आप हुक्स लॉ से निकाल दो। बोलो कैसे निकाल दें? तो देखो क्या निकाल दें भाई? सिग्मा आउट ऑफ एप्साइलॉन, तो बोलो निकाल दो यहाँ से, सिग्मा बराबर क्या आ गया? ई इंटू एप्साइलॉन। तो मतलब आपके हिसाब से तो अल्फा डेल्टा टी इंटू ई हो जाना चाहिए था स्ट्रेस। बोलो बात सही है? तो मैंने बोला बिल्कुल से, आपकी बात भी सही है भाई, इतना क्यों नहीं हुआ स्ट्रेस? हो जाना चाहिए ना हुक्स लॉ से, पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के केस में हुक्स लॉ काम ही नहीं करता। भाई हुक्स लॉ की भी एक सीमा है ना, हर वैज्ञानिक की एक सीमा होती है ना, उतने तक काम करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि विराट कोहली भाई साहब आपके मेन वनडे मतलब इंटरनेशनल मार रहे हैं तो आईपीएल में मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। हमारे कहीं ना कहीं सबकी एक सीमा होती है ना चलने की, है कि नहीं। तो ऐसे भी इस हुक्स लॉ की भी एक सीमा है कि भाई साहब वो सिर्फ ना नॉर्मल केस में ही काम करेंगे, टेम्परेचर के केस में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं, अब आ गई ना बात समझ में? जली दिमाग की बत्ती कि नहीं जली? हाँ, नहीं कल को पूछने लग जाओगे ना भैया आप ऐसा समझाते नहीं हो फिर। देखो आगे क्या है? प्रोवाइड अनयील्डिंग सपोर्ट। अब दिमाग लगाना, अब दिमाग लगाना। अब मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया। अच्छा तो इधर भाग रहे थे ना, अब चलो मैं ये लोग खड़ा कर देता हूँ, इधर दीवार इधर दीवार। मैंने दोनों बार के बीच दीवार खड़ी कर दी, एकदम अनयील्डिंग, मतलब हिल नहीं सकती दीवार। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी से, कितना बढ़ा दिया? अब मैंने डेल्टा टी से बढ़ा दिया टेम्परेचर को, ठीक है। क्या हो गया? ओके ठीक है, डेल्टा टी से टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, डेल्टा टी से टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब क्या होगा? अब इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब इसको रोकने वाला खड़ा है, चलो अब जाके दिखा तू इधर, ये रोकने वाला दीवार, इधर रोकने वाला। अब स्ट्रेस उत्पन्न होगा, अब स्ट्रेस उत्पन्न होगा। लेकिन क्या, एक बात बताओ, अब जब इधर रोकने वाला है तो क्या ये फैल पाएगा? तो बोलोगे नहीं फैल पाएगा, है ना। लेंथ मतलब इसकी लेंथ में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसमें स्ट्रेन तो जीरो होगा इस बार। आप इतना तो समझ गए होगे यार, इंजीनियर हो आप लोग, दिमाग तो लगा गए। स्ट्रेन तो जीरो होगा, स्ट्रेस कितना होगा? वही स्ट्रेन आपका, स्ट्रेस वही होगा जो पिछली बार निकाली थी, कितना? अल्फा डेल्टा इंटू ई। भाई साहब यही है वो बंदा। कब उत्पन्न होगा इतना स्ट्रेस जो आपने हुक्स लॉ से निकाल दिया था? ये तब उत्पन्न होगा जब आपका अनयील्डिंग सपोर्ट लगे हों, ठीक है, और इस केस में स्ट्रेन जीरो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और समझिएगा, व्हेन सपोर्ट इज यील्डिंग। अब बताइए, अब आपने एक मान लो ये ले लिया, ठीक है, अब आपने क्या ले लिया? अब आपने एक सपोर्ट लगा दिया, इधर एक दीवार खड़ी कर दी, इधर दीवार। लेकिन ये दीवार ऐसी ना यार कि ज़्यादा इस पर लोड आएगी तो दीवार भी खिसक जा रही है। ज़्यादा लोडिंग लगाया अगर इस बार ने इस पे, तो ये दीवार खिसक के मान लो यहाँ पे आ गई, दीवार में भी यील्डिंग हो रही है। तो इस केस में स्ट्रेस कितना होगा? तो इस केस में थोड़ा अपन भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस का एक्स मान लेते हैं। एक्स का डिफॉर्मेशन आया किसके रिस्पेक्ट में? एल के रिस्पेक्ट में, और इंटू ई तो था ही था, इतना स्ट्रेस ले लो। अब यहाँ पे स्ट्रेन भी आएगा, तो बोले बिल्कुल आएगा। तो कितना आएगा? एक्स लेंथ बढ़ाना। अब बोल रहा हूँ एक्स लेंथ बढ़ गई टूटने, दीवार के टूटने से, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ कर दो, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, यही तो होता है स्ट्रेंथ। बस आ गया आंसर आपका, बस याद रखना इतना तो फार्मूला। तो क्या करना है यहाँ पे? जितना लेंथ में परिवर्तन हो उसको घटा के किसके रिस्पेक्ट में हुआ? लेंथ के, तो उसको डिवाइड कर देना है, इंटू ई कर देना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है आपका? एक्स आउट ऑफ एल, ठीक है।
इवन जब अनयील्डिंग, जब शील्डिंग सपोर्ट आपका यील्ड कर रहा हो। तो 3 केस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब एक बात बताइए, अगर बार आपका कंपोजिट बार हो तो, ठीक है, बार आपका कंपोजिट बार हो तो, कंपोजिट बार मतलब 2 बार आपने लिए हैं, ये लो एक बार और ये लो दूसरा बार, चलो कलर बदल देते हैं, आप लोग भी क्या याद रखोगे, ये लो दूसरा बार। अब इसको मैंने यहाँ पे जोड़ के बिल्डिंग कर दी, क्या कर दी, बिल्डिंग कर दी। अब मैं गर्म कर रहा हूँ, मैं दिमाग लगा गया, नहीं मैं तो सारे केस पढ़ के रहूँगा। ये लो 1 नंबर बार, इसको बोलते हैं 2 नंबर बार, इसका थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा, इसका थर्मल कोएफिशिएंट, दोनों अलग अलग मटेरियल है ना, ठीक है। अब इसको मैं गर्म करना स्टार्ट करता हूँ, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फैल गया, मान लो यहाँ तक फैल गया, बोलो हाँ, नहीं बोलो हाँ पहले, आप पहले हाँ बोलो आप, है ना, फैलेगा ना, जिसका ज़्यादा उसका ज़्यादा फैलेगा। ये थोड़ा सा धीरे था बंदा, तो ये इतना ही फैलेगा। पर यार ये दोनों तो 7 जन्मों की तरह पवित्र रिश्ते से बंधे हुए हैं, इस बिल्डिंग के रिश्ते से बंधे हुए ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ज़्यादा फैल जाए एक कम फैले, नहीं हो सकता ना। तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे ना, फैलाना तो अपने को बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको देंगे धक्का, अंदर की तू चल, तू अंदर की तरफ चल, और तू भाई अंदर क्यों रह गया, तू तो बाहर आ, है ना, तू तो बाहर आ। तो इसको खींचेंगे बाहर की तरफ और एक इसकी लाइन लेके आएंगे, एक मतलब ऐसी पोजीशन लाएंगे जहाँ पे इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, इसको अंदर की तरफ, एक बैलेंस लाइन, ठीक है, और ये इसकी फिर फाइनल पोजीशन कहलाएगी। तो इस केस में इसके अंदर कितना लेंथ में चेंज हुआ। क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है कि एक्चुअली, है ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कंपोजिट बार के केस में जब आप जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर राइज का केस होता है, तो पहले बार के अंदर कंप्रेशन आएगा कि टेंशन आएगा, कंप्रेशन आएगा कि टेंशन। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सुनना ध्यान से, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जिसका अल्फा ज़्यादा होता है उसके अंदर कौन सी लोडिंग कर रहे हो आप, कंप्रेसिव आ रही, कैसी आ रही है, कंप्रेसिव। और जब आप तथा दूसरी वाली जिसका अल्फा कम होता है उसके अंदर टेंसाइल। इसका वाइसे वर्सा कर देंगे जब अपन जब अपन क्या करते हैं, जब अपन टेम्परेचर फाल का केस पढ़ते हैं। जैसे मान लिया आपने ये है, अब आपने टेम्परेचर कम कर दिया, भाई टेम्परेचर कम हुआ है, ध्यान से देना, कम टेम्परेचर कम हुआ है। अच्छा टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, अब अंदर की तरफ जाएंगे, जिसका अल्फा ज़्यादा वो ज़्यादा अंदर गया, सीधी सी बात है। तो ये मान लो यहाँ तक सिकुड़ गया, ये बंदा यहाँ तक सिकुड़ के आ गया है, और ये वाला बंदा यहीं तक सिकुड़ा, ठीक है, यहीं तक, इधर की तरफ, ये इधर की यहीं तक सिकुड़ा। अब अपने को इसकी एक फाइनल पोजीशन बनानी है। फाइनल पोजीशन मतलब तू भाई ज़्यादा सिकुड़ गया है, तू बाहर चल, और तू थोड़ा सा कम सिकुड़ा, तू अंदर चल, तब इसकी फाइनल पोजीशन बनेगी। तो अब टेम्परेचर फाल के केस में जिसका अल्फा ज़्यादा उस पर कौन सी लोडिंग, टेंसाइल, कैसा, टेंसाइल। देख रहे हो खींचना पड़ रहा है ना, इसको ज़्यादा अंदर चला गया, इसको बाहर लाना पड़ रहा है। और जिसका अल्फा कम उस पर कंप्रेसिव, उस पर कंप्रेसर, इस पर टेंसाइल। बस इतना याद रख लोगे ना, आपका काम 100% हो जाएगा, नैया पार लग जाएगी व्यापम में। सही बोल रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एसएससी में बाहर नहीं जाएंगे, वो तो व्यापम बहुत बड़ी चीज़ है। फार्मूला देख लेना, याद कर लेना, ये फार्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी, इससे निकाल सकते हो डिफॉर्मेशन, दोनों के लिए सेम होता है, चाहे आप टेम्परेचर राइज की बात करो या फाल की करो, दोनों केस में बराबर होता है। यहाँ से निकाल सकते हो आपका स्ट्रेन, और ये वाले निकाल सकते हो आप स्ट्रेस, तीनों याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या आपका, ये वही चीज़ मैंने लिखी हुई जो मैंने आपको बताया कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और अल्फा 1 अल्फा 2 ज़्यादा है तो पहले बार में कंप्रेशन, दूसरे बार में टेंशन, और अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, क्या लगा दिया, वाइस वर्सा लिख दिया। आप भी लगाओ ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, लगाओ साहब, दिमाग है, दिमाग की तो खेल है। आगे चलते हैं, समझ गए होगे ना, नहीं समझे, समझ ही गए होगे यार, मेरे से ज़्यादा समझदार हो वैसे आप लोग। आगे देखते हैं पॉइजन रेशियो क्या होता है भाई, लेटरल स्ट्रेन आउट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन मतलब नहीं समझ रहे हो। जैसे ये मान लेता हूँ आपकी एक बार है, ठीक है, ये आपकी एक बार है, ठीक है, कोई भी एक प्लेट बोल देता हूँ, चलो एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, इसकी कुछ ऐसे डायमेंशन भी है, ऐसे प्लेट, उसकी थिकनेस भी होगी ना, प्लेट की थिकनेस भी तो होती है, ऐसे होगी, ठीक है। अब इस प्लेट की थिकनेस पे मैंने इस पर लोडिंग लगाई, ऐसे लोडिंग लगाई, मान लो P फोर्स इधर लगाया, P इधर लगाया, तो लेंथ तो इधर बढ़ेगी, सही बात है भाई साहब, ये मान लो लेंथ इतनी बढ़ गई, इसकी ऐसे बढ़ गई, ठीक है, ऐसे लेंथ बढ़ गई, लेकिन क्या इसकी जो ये थिकनेस है T, इसमें कमी नहीं होगी, नहीं बोलो कमी नहीं होगी, तो बोलोगे होगी यार, बिल्कुल सही बात है, होगी ना कमी। तो कमी कितनी हुई, इसी को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, माइनस में होगी ना, जो कमी हो रही इसलिए माइनस लगा दिए अपन। लेटरल में कितनी कमी होगी, पहले थी T, अब कितनी कमी हो गई, मान लो कितनी, डेल्टा T कमी हो गई, है ना। तो चेंज इन डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन मतलब पहले कितनी थी, मान लो डेल्टा T कमी हुई कितनी की, माइनस डेल्टा T की विथ रिस्पेक्ट टू T की, तो क्या हो गई ये आपकी लेटरल स्ट्रेन हो गया, इसको ये बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। गया नहीं बताओ, आया, आ गया,
ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल तो समझते हो कि लॉन्गिट्यूडनल क्या, खींचने में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रही है। लैटरल स्ट्रेन में कमी हो रही है, इसलिए माइनस में ले रही है। यही होता है आपका पॉइजन रेशियो, बस है ही नहीं कुछ इसके अंदर, ठीक है। ये होता है आपका पॉइजन रेशियो। नहीं आई तो फिर से रिपीट करो वीडियो, और क्या आपके हाथ में वीडियो है। बात करते हैं इस पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। तो इस पॉइजन रेशियो की इन जनरल सिविल इंजीनियरिंग के केस में अपन जो पढ़ते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग, देखो क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह के डाउट वाला क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई साहब कि यार, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो म्यू की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है इन सिविल इंजीनियरिंग के केस में, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में। तो 0.0 से लेकर के 0.5 तक जब बोले सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में। अब यदि बोल दे कि इन जनरल म्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 से लेकर के -1 से लेकर 0.5 तक। तो बोलोगे यार भैया सब कुछ तो सही है, माइनस किसका होता है बताओ। हाँ, बात भी सही है यार, माइनस किसका होता है, होता है कुछ पॉलीमर्स का होता है। किनका होता है भाई, कुछ पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, पॉलीमर होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स होते हैं जिनका जो म्यू होता है वो माइनस के अंदर होता है, ठीक है। म्यू जो होता है आपका माइनस के अंदर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ये जितने म्यू की वैल्यू है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें याद कर लेनी है। जैसे कॉर्क का 0 होता है, ठीक है, कॉर्क का कितना होता है, कॉर्क का 0 होता है, कंक्रीट का 0.1 0.2, कास्ट आयरन का देखना, स्टील का माइल्ड स्टील का 0.27 0.3 तक रट डालना, इनको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले जितना वॉल्यूम था अब कितना परिवर्तन हो गया, उसका अगर रेशियो निकालें तो कितना होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। फार्मूला डायरेक्टली याद रखना है, क्या होता है 1 - 2 म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड आउट ऑफ ई। ये क्या क्या है भाई, म्यू तो आपका वही पॉइजन रेशियो हो गया। सिग्मा एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस उत्पन्न हुआ, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और सिग्मा जेड जेड डायरेक्शन में। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। अगला क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस क्या होता है आपका। देखो दोस्त ध्यान से सुनना, ठीक है, बस लास्ट ये बल्क मॉडुलस क्या होता है आपका। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, इसको डिनोट करते हैं पहले तो कैसे, ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस। ये होता है आपका के बराबर -p विथ रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन भी, ठीक है, एप्सिलॉन भी, एप्सिलॉन को अपन स्ट्रेन से दिखाते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नहीं यार क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो के बराबर -p आउट ऑफ एप्सिलॉन भी, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। माइनस इसलिए दिखाने क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस निगेटिव में लेते हैं, कंप्रेसिव लेते हैं ना एक्चुअली। बल्क मॉडुलस कब मिलेगा आपको, बल्क मॉडुलस देखो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है। जैसे कोई मटेरियल है, आप उसको आसानी से कंप्रेस कर दे रहे हो, और अगर आप किसी मटेरियल को कंप्रेस ना कर पाओ, आप दबा दबा के मर जाओ, इतना दबाओ पर दब ना पाए, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं, मटेरियल के ऐसे गुण को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। समझ गए, कंप्रेसिबिलिटी के अगेंस्ट। तब टेंसाइल लॉडी को जब पॉजिटिव लेते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे ना, इसलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस क्या निगेटिव लिया हुआ है, किसके अगेंस्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। इसका फार्मूला याद रखना है आपको, क्या होता है, ई विथ रिस्पेक्ट टू के बराबर ई बटा 3 1 - 2 म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रट लेना, जो करना, इसके साथ अपना सर मारो, जो मारना है मारो, बट इसको याद कर लो, मुझे नहीं पता कैसे याद होगा, बस याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे कुछ और फार्मूले देता हूँ, उनको तो आपको मतलब मुझे नहीं पता यार क्या करना तुमको, बट जैसे भी करना याद कर लेना। शियर स्ट्रेन पढ़ेंगे, पीडीएफ एकदम साफ आ गई ना, टेंशन ना लो, आगे से ऐसी आएगी। शियर स्ट्रेन क्या होती है, देखो ये होता है आपका शियर स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू शियर मॉडुलस, ठीक है, किस शियर मॉडुलस। अगर आप शियर स्ट्रेस में टाउ एक्स बाई शियर स्ट्रेस होता है आपका, गामा एक्स बाई दिखाते हैं शियर स्ट्रेन से, और जी आपका क्या है, शियर मॉडुलस है, ठीक है, शियर मॉडुलस है। तो अगर आपको शियर मॉडुलस की वैल्यू चाहिए तो क्या, शियर स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस आउट ऑफ स्ट्रेन होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वैसे शियर स्ट्रेस आउट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है आपका शियर मॉडुलस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे आपका इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट एवं रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे मुझे नहीं पता, कैसे याद करोगे मुझे वो भी नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए। के बराबर क्या है आपका, ई बटा 3 × 1 - 2 म्यू। अभी पढ़ा ना, इसको याद होना चाहिए, याद हो गया ना। के बराबर ई आउट ऑफ 3 म्यू, 3-4 बार पढ़ो याद हो जाएगा, नहीं याद हो तो दीवार में चिपका लेना। ई बराबर 9 kg आउट ऑफ 3 kg, 3k प्लस जी। जी बराबर ई आउट ऑफ 2 × 1 + 2 म्यू, और तीसरा आपका ई बराबर 3k - 2g आउट ऑफ 6k + 2g। ये दो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो फार्मूले। ये तो फिर उतने भी नहीं है, बट करने से आपको चारों हैं, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कलाकार हैं, जी आपका शियर मॉडुलस जो अपन ने पढ़ा अभी,
ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, म्यू आपका पॉइजन रेशियो है, के आपका बल्क मॉडुलस है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सारे बाकी सेम है, ठीक है। ये आपके सारे कलाकार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इनको भी याद रखना है। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट टू डिफाइन होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल को डिफाइन करने के लिए कितने आपको कांस्टेंट चाहिए, तो 2 चाहिए, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पास भी सेम चीज़ें हैं। नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट टू डिफाइन द ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, तो इनके लिए 9 चाहिए। अब बोलोगे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? देखो ऑर्थोट्रोपिक ऐसा मटेरियल होता है, देखो होमोजेनियस क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी सेम ना हो थ्रू आउट द वॉल्यूम, आइसोट्रोपिक हर डायरेक्शन में सेम हो, ठीक है। और ऑर्थोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में जिसकी प्रॉपर्टी बदल रही हो, पल पल बदल रहे हैं रिश्ते, वैसे ही पल पल बदलें ये प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक, ठीक है। ऐसा मटेरियल को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। एग्जाम्पल वुड, लकड़ी सबसे शानदार उदाहरण है इसका, ठीक है, वही लकड़ी सबसे ज़्यादा शानदार उदाहरण है इसका। कितने इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए? 9, कितने? 9, याद रखना है। अगला देखेंगे एनिसोट्रोपिक मटेरियल। एनिसोट्रोपिक मटेरियल सेम चीज़ है, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट टू डिफाइन द एनिसोट्रोपिक मटेरियल, कितने चाहिए? 21 चाहिए साहब, 21। क्या है एनिसोट्रोपिक? जो मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं होता है वो एनिसोट्रोपिक होता है, बस इतना समझ लो कि जिसकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती उसको बोल देते हैं अपन क्या? एनिसोट्रोपिक, ठीक है। एग्जाम्पल मेटल एलॉय, धातुओं, मिश्र धातु बोल सकते हो। मिश्र धातु एक प्रकार की क्या होती है? एनिसोट्रोपिक मटेरियल होती है। यहाँ से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर है। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। और मैंने बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल बहुत मज़ा लेकर के आपको पढ़ाया है। इसका मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको एक लेक्चर के अंदर इतना सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है। अगले आने वाले जो लेक्चर्स होंगे मैं उनके अंदर बल्कि 2 चैप्टर एक लेक्चर के अंदर लूँगा। मेरा क्रैश कोर्स है ना, और समझ में भी आपको चीज़ें आएँ, बोर भी ना लगे, तो इन सब चीज़ों को एक संकलित करने का एक मोटिव होता है। हम लेक्चर अभी 1-2 दिन से जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, खेद है मुझे। बट 1-2 दिन के अंदर अपन सारी चीज़ें कंटिन्यू वे में ले आएंगे। तब तक आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर करना। और इसके बाद इतना देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा, जैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या सुधार कर सकता हूँ, सारी चीज़ें अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके, रात काफ़ी हो चुकी है, 2 बजने वाले ऑलमोस्ट, देख रहे हो आप यहाँ पर टाइम, है ना। तो अब मुझे भी सोना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।